क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी ने देखे हैं अभी तक साइंस टेक के बायो के? देखो दो जगहों से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, एक तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ और जो नई एडवांसमेंट्स हैं बायोटेक में, ठीक है। जितनी भी नई एडवांसमेंट्स हैं बायोटेक में वो सब मतलब नैनो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस बार तो दो क्वेश्चन आए थे बायोटेक के, क्या? एक हाइड्रोजेल्स पे था और एक लॉस पे था। लॉज? हाँ, कि इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ वो एग्रीकल्चर का होगा, ये बायो का नहीं हुआ। जैसे क्रिस्पर पे सवाल आए हैं, जीन एडिटिंग पे सवाल आए हैं, ठीक है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे 3 मदर बेबी टाइप का इन टाइप की चीज़ों पे सवाल आए हैं, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह पे सवाल आए हैं। तो हम जितनी भी बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम वो कवर कर रहे थे डीएनए वाली चीज़ थोड़ी सी डिटेल में, क्यों वो हमारी आज की डिस्कशन में काम आएगा। और इनफैक्ट आज भी हम ना कोशिश करते हैं रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पहले कर लें ताकि और बेहतर समझ पाएँ। सर एरियल मेटाजेनोमिक्स का पता नहीं, इसमें सवाल आया 23 का है। ओके। सवाल क्या था? वो ये कि एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट refers to which one of the following situations? हाँ A. Collecting DNA samples from air in a habitat at one go. B. Understanding the genetic makeup of alien species of a habitat. C. Using airborne devices to collect blood samples from moving animals. D. Sending drones to inaccessible area to collect plant and animal samples from land surfaces and water bodies. हाँ, नहीं देखो ब्लड सैंपल चलते हुए तो किसी का हम लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके ब्लड सैंपल लेने का नहीं ब्लड सैंपल लेने का और बेहतर तरीका मेरे ये लग रहा है पहला वाला क्या था ऑप्शन? ऑप्शन है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। हाँ, कि हम ये काम कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में है उसका हम ले लें, ये लॉजिकल लग रहा है, हम लेना चाहेंगे। यही है ना, ये मतलब हैं शायद ऐसा कर रहे हो तो हम इसको एलिमिनेशन से बड़े प्यार से कर सकते हैं। कौन सी चीज़ इलॉजिकल लग रही है? चलते हुए एनिमल का ब्लड तो हम नहीं लेना चाहेंगे। और बाकी क्या है? ड्रोन से जाके फॉरेस्ट में। हाँ, तो हम ड्रोन से जाकर क्यों, हम फिजिकली जाकर आराम से कर लेते हैं ये काम। कोई भी बायोलॉजिस्ट जाकर फिजिकली जाकर लेना चाहेगा। एरियल मेटाजेनोमिक्स। हाँ, जीनोम हमें सबसे पहली बात जीनोम सीक्वेंसिंग टाइप का कुछ करना है, जीनोमिक्स है। हाँ, ये सारे करंट अफेयर से ही आ रहे हैं, मतलब वो है कि हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा इंट्यूशन डेवलप हो जाए। और सब क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं ना, स्टूडेंट को डाइवर्ट करने के लिए भी डाले जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यूज़ में चल रहा है ना वो सिर्फ साइंस का सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट आ रहा है और वो छा ही नहीं रहा है ना। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ओ अच्छा, क्या ये माइक्रो सैटेलाइट डीएनए? Micro satellite DNA is used in the case of which of the following? अच्छा। A. Studying the evolutionary relationship among various species of fauna. हाँ। B. Stimulating stem cells to transform into diverse functional tissues. C. Promoting clonal horticultural plants, propagation of horticulture plants. D. Assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population. इसमें नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। इसमें नहीं कर सकते, इसमें पता ही होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ये भी तो हो सकता है सैटेलाइट का मतलब ही किसी और सेंस में लिया हो, है ना। हाँ, इस तरीके से है ये, ठीक है। मतलब कुछ तुक्का मारा जा सकता है, बट मतलब हम उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं मार सकते यहाँ पे तुक्का जितना पिछले में हम मार सकते थे। ठीक है, चलो आज हम कर देंगे। अच्छा, कोई नोट्स आए हैं आपके इस पे देखना एक बार? आ गए? ठीक है, गुड। इकोनॉमी में आ गए? चलो, हाँ उन्होंने गलती से इकोनॉमी में भेज दिया। चलो ठीक है।
सेल से इंटरेक्शन आपसे कितना सेल्स करना। तो हम ना क्या कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि हमें सीधे एप्लीकेशन पार्ट पर आना है, ठीक है। हम इसमें वो चीज़ें पकड़ लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आगे की चीज़ें समझने के लिए, ठीक है। आप सीधे आओ यहाँ पे पेज नंबर नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना जिस पेज पे, शायद सेकंड पेज होगा, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, या नहीं यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो पिछला चैप्टर है ना रिप्रोडक्शन, चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुल मिलाकर उस चीज़ का रिवीजन है जो आपने बचपन से अभी तक पढ़ा होगा, ठीक है, और जो हमारे इस डिस्कशन में काम आने वाला है। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन होता क्या है, बाय डेफिनेशन रिप्रोडक्शन होना क्या चाहिए, हाँ जेनेटिकली सिमिलर, है ना। तो हमें करना क्या है कि किसी तरीके से अपने जीन की कॉपी बनानी है, सेल ये काम कर पाता है, हमें इसको आगे ले जाना है और बस, ठीक है। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक हो गया एसेक्सुअल और दूसरा हो गया सेक्सुअल। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे सिंगल, ठीक है। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफ़र होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो एसेक्सुअल हो गया, अगर 2 पेरेंट्स हैं तो फिर सेक्सुअल हो गया, ठीक है। ये हमारे 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गए। हमने कल एक चीज़ डीएनए का रेप्लिकेशन तो देख लिया था, ठीक है। इस तरह सोचो कि अगर सेल में सारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, ठीक है, सारा का सारा डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, मतलब क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी कॉपी बन चुकी है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि एकदम से जो जितने भी क्रोमोसोम के पेयर होते हैं ना वो एकदम से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और सेल डिवीजन मतलब होता है, इसको हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक। ये सबसे आसान तरीका है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, और ज़्यादातर जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरीके से कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। ये क्या हो गया, ये एक वैरायटी हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्या हुआ, सिर्फ एक सेल है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। मतलब उसकी लाइफ साइकिल में सेल की में क्या हुआ कि ठीक है उसके न्यूक्लियस ने बहुत सारे प्रोटीन बनाए, उसने कई सारा न्यूट्रिशन करा, सारा मेटाबॉलिज्म हो गया। उसके दौरान पूरे टाइम क्या चल रहा है कि धीरे धीरे जब मैच्योर फेज़ आ रहा है कि जो डीएनए उसकी कॉपिंग चल रही है, जैसे ही सारी कॉपिंग कंप्लीट हो जाती है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, इसको हम क्या कह सकते हैं, फिशन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आओ जैसे नोट्स में, ठीक है, हम स्किम थ्रू करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे किसी चीज़ की। सबसे पहली चीज़ है फिशन, यानी कि सेल डिवीजन। अब फिशन क्या है, ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसा मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ स्प्लिट इनटू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, अच्छा अब ये सवाल आता है कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है ना। कल जैसे आपने सवाल पूछा था, क्या हम ऑर्गेनिज्म किसको मानेंगे। 2 फंक्शन अगर पूरी तरीके से हो पा रहे हैं, क्या एक जो बेसिक फंक्शन है वो इंडिपेंडेंटली वो यूनिट परफॉर्म कर पा रहा है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये सारे बेसिक फंक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अगर ये सारे बेसिक फंक्शन कोई एक यूनिट कंप्लीट कर पा रहा है खुद से, ठीक है, और एक होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पा रहा है खुद से, मतलब कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई अंदर पीएच बढ़ गया, है ना। मतलब हमने मान लो ऐसा हमने करा कि यहाँ से हाथ को इतना काट दिया, अब क्या ये 2 ऑर्गेनिज्म हो गए, यहाँ पे भी लिविंग सेल हैं कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट, यहाँ पर भी हैं, लेकिन इसको 2 ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अपना होम्योस्टेसिस खो देगा। क्यों, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो 2 चीज़ें कि कंप्लीटली अपने सारे फंक्शंस कर पाए,
स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें, और इन सारी चीज़ों को करते हुए एक होमोस्टेसिस में मेंटेन कर पाए। अगर ये कर पा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ केसेस में ये पॉसिबल होता है कि हमने यहाँ से काट दिया और वो किसी तरीके से होमोस्टेसिस मेंटेन कर पा रहा है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कह देंगे ये 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है क्या कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कुछ तो हम पूरी बॉडी एज एन ऑर्गेनिज्म है। अगर हमने यहाँ हाँ नहीं, अलग से ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। तो एक हम सेल को पर्टिकुलरली लिविंग बोल सकते हैं? नहीं, इसलिए नहीं बोल सकते ना कि वैसे तो लिविंग है बट इसको ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो, ये लिविंग सेल है। लिविंग सेल। इट इज़ लिविंग बिकॉज वो ग्रो कर रहा है, उसके डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह हो रहे हैं। क्योंकि देखो हम यहाँ से यूँ काट देंगे ऐसा तो थोड़ी कहीं और से सेल आ रहे हैं, यहीं पे माइटोसिस वगैरह होकर नए सेल बन रहे हैं, रिपेयर हो जा रही है बॉडी, है ना, तो रेप्लिकेशन वगैरह सब कुछ हो रहा है। लेकिन तो कहने का मतलब सेल तो लिविंग है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। यूनिसेल्युलर होते हैं, हाँ वो होते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं वो फुल्ली एक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उसको किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड ही नहीं होना अपने अंदर का होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, है ना। लेकिन हमने उस ऑर्गेनिज्म को और काट दिया तो वो डेड हो जाएगा। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हट जाएं, है ना। हमें मतलब किसी तरीके से होमोस्टेसिस मेंटेन करना है। स्पाइरो वगैरह में क्या होता है कि अगर आपने ऑर्गेनिज्म को बीच में से काट दिया, उसके पास फिर भी वो सारे रिसोर्सेज हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए दो अलग ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड हो जाता है, हम ये मान लेते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन एक तरीका हो सकता है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक किस्म का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब वो कह रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म इस टाइप का जो भी है, स्पाइरो वगैरह है, ठीक है, अब इसके अंदर सेल डिविजन्स चल रहे होंगे। हमने अगर बीच में से काट दिया और सेल डिविजन्स होना शुरू हो जाएंगे, ये और ग्रो कर जाएगा, नीचे वाला हिस्सा और ग्रो होना शुरू हो जाएगा। 2 अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो चुके हैं। समझ आ रही है बात? मीनिंग मतलब कैसे? मतलब ये तो थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा। क्यों अपना बेसिक काम करना चाह रहे हैं? मतलब वो टेंडेंसी है, आप ये सोचो ना, टेंडेंसी है। ऑक्सीजन हमेशा किसी के साथ रिएक्ट करना चाह रहा है, सेल का नेचर होता है ना, और सेल मरने से पहले अपने आप को ग्रो करता है, मल्टीप्लाई। नहीं, ये और बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इसके पीछे टेंडेंसी है जो सेल डिवीजन हो रहा है। अब सेल डिवीजन की वहाँ वो जो डिवीजन हो रहा है किस लेवल पर हो रहा है? डीएनए के लेवल तक पे हो रहा है। डीएनए क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब वो एटम्स किसी तरीके से रिएक्ट करना ही चाह रहे हैं, ठीक है, वो उनकी टेंडेंसी है। तो मतलब ये तो फिर और ज़्यादा लार्जर क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, हमें नहीं पता, हम ना उस पर पढ़ना चाह रहे हैं उस डिबेट में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एक है रीजनरेशन। कभी कभी क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एक टर्म आई है डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जहाँ पे सेल्स अलग अलग कोई फंक्शंस टेक ओवर कर लेते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग टाइप के फंक्शंस को टेक ओवर कर चुके होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारी बॉडी में कनेक्टिंग टिश्यू कोई और टाइप का काम कर रहा है, नर्वस न्यूरॉन्स वगैरह कोई और टाइप का काम कर रहे हैं। जब स्पेशलाइज्ड फंक्शंस गेन कर लें उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में जब ऐसा होता है कि हम अब उसके फ्रेगमेंट टाइप का कुछ कर दें और वो रीजनरेट कर पाए। अब मैंने अगर यहाँ से हाथ काट दिया, ये हाथ रीजनरेट नहीं हो सकता, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में हो जाता है, ठीक है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, ये सब, ठीक है, ये रीजनरेशन हो गया। लेकिन वो ठीक है, वो कुछ रीजनरेशन हो रहा है, लेकिन चुपकली में एक और चीज़ है। क्या? वो अभी भी मेल और फीमेल होते हैं, वो सेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ जी, क्या मतलब सेक्सुअल तरीके से भी रिप्रोड्यूस करते हैं ना, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, वो भी एक किस्म का रीजनरेशन है, ठीक है, बट वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि फुल ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा ना। हम रिप्रोडक्शन तब बोलेंगे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, वो सिर्फ रीजनरेशन ऑफ फ्यू सेल्स है। ऐसा तो है नहीं कि हमने छुपकली को काट दिया, 2 नई छुपकली होनी है। हाँ, बस लिम्स रीजनरेट हो रहे हैं, है ना।
हमें रिप्रोडक्शन क्या है, नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। अमीबा की तरह। हाँ, अमीबा की तरह, मतलब जैसे भी है, हमें किसी तरीके से नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना है। ऑर्गेनिज्म कहाँ क्रिएट हुआ, सिर्फ कुछ सेल्स क्रिएट हो गए, उसको थोड़े बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीजनरेशन। फिर इसके अलावा है एक बडिंग की, एक आउटग्रोथ निकलती है, जैसे हाँ कि ऐसा कुछ हुआ, यहाँ से कुछ एक नई आउटग्रोथ निकली और ये नया ऑर्गेनिज्म बन के अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया बडिंग। फिर है एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बार पढ़ो कि कई जगहों पे क्या होता है कि हम प्लांट्स का एक हिस्सा उठाकर उसको अलग कहीं प्लांट करके ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का कोई भी तरीका होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इन मैनी प्लांट्स रूट्स, स्टेम्स, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। ठीक है, जैसे शुगर केन का एग्जांपल है, हमने बताया था ना, शुगर केन जो होता है उसमें यहाँ नोड्स होते हैं ना शुगर केन में, जगह जगह पे हमने हाँ इसको उठाकर काट कर इसको अगर ग्रो कर दिया सर्टेन कंडीशन में, शुगर केन ग्रो हो जाता है। ठीक है, इस टाइप की किसी भी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है कि किसी एक मतलब इस तरीके से कुछ किसी तरीके से एसेक्सुअली कुछ टाइप के यहाँ पे सीड्स आ रहे हैं, इसको हम सीड्स बोलेंगे नहीं, स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, कि इस टाइप के कुछ इन्होंने जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कुछ सीड के अंदर स्टोर कर दिया है। सीड जैसी कोई चीज़ है, सीड बोलते नहीं है टेक्निकली। ठीक है, और किसी तरीके से ये जो जेनेटिक मटेरियल है उठ के कहीं और चला गया। ठीक है, और वहाँ पे प्लांट हो गया और उसके बाद पूरा रीजनरेट हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ये सारा काम करने के लिए। ठीक है, ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जो अब जनरली किन चीज़ों में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, जब लाइफ साइकिल ज़्यादा लंबी हो जाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या कि क्योंकि एक ही पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व है ना, तो वेरिएशन इन कॉपिंग सिर्फ तब आ सकता है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले ये समझो, हमें वेरिएशंस चाहिए जब भी जेनेटिक मटेरियल कॉपी हो रहा है। क्यों चाहिए, क्योंकि लगातार हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है और हमें चाहिए कि अडेप्टेशंस हों। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली सेम मटेरियल कॉपी हुआ है तो कभी एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा ऑर्गेनिजम्स का, तो अडेप्टेशंस कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा वो लगता है कि देखने में कि डीएनए की कॉपिंग में एरर्स ज़रूरी पड़ रहे हैं। ज़्यादातर एरर्स, अगर डीएनए के साथ कुछ भी छेड़छाड़ हुई, ज़्यादातर एरर्स एक सक्सेसफुल नई जनरेशन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। बट कुछ एरर हो सकता है पहले से भी कुछ बेटर क्रिएट कर दें, समझ रहे हैं। हाँ, अपग्रेड, काइंड ऑफ अपग्रेड कर दिया जाए। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए वेरिएशंस। हाँ, हमें म्यूटेशंस चाहिए, मतलब कुछ म्यूटेशंस ख़राब होंगी, जो ख़राब होंगी वो जो एवोल्यूशन का जो साइकिल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, होने फिट होंगे वो चले जाएंगे, लेकिन बाय चांस हमें कुछ बेटर मिल जाएगा कभी, जो और ज़्यादा बेटर अडेप्ट कर पाएगा अपने एनवायरनमेंट के साथ। हमें ये वेरिएशंस चाहिए। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि जेनेटिक मटेरियल सीधा सीधा कॉपी हुआ है और हम वेरिएशंस के लिए सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं कि ये जो रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म था डीएनए का, है ना, उसमें कितने एरर आए हैं। ठीक है, और बहुत एक्यूरेट मैकेनिज्म होता है, बहुत ज़्यादा एरर्स नहीं आते हैं। अगर हम इस तरीके से एसेक्सुअली अगर रेप्लिकेट होना शुरू होंगे तो वेरिएशंस इतने ज़्यादा कभी बनेंगे ही नहीं। जब वेरिएशंस ज़्यादा नहीं बनेंगे तो होगा क्या कि अगर ज़्यादा तेज़ी से एटमॉस्फेयर में चेंज आना शुरू हो गए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलर जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स निकल रहे हैं, अडेप्टेशंस नहीं हो पाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, थ्राइव तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में
जो बेटर तरीका है वो ये है कि हम किसी तरीके से आधा जेनेटिक मटेरियल यहाँ से लें, एक आधा जेनेटिक मटेरियल, 2 ऑर्गेनिज्म है वहाँ से जेनेटिक मटेरियल लें, ठीक है। और इसमें भी क्या कि यहाँ जैसे ह्यूमंस में क्या है कि हमारे पास 23 पेयर है क्रोमोसोम के, ठीक है, यहाँ पे भी 23 पेयर हैं, इनमें से कोई सा भी पेयर उठ के कुछ जेनेटिक मटेरियल क्रिएट कर सकता है। मतलब हमारा आधा डीएनए यहाँ से कॉपी होगा, आधा डीएनए यहाँ से कॉपी होगा, आप समझ रहे हैं। तो एक तो ट्वाइस नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ तो ऐसे ही क्रिएट हो गई, ठीक है। प्लस डीएनए के रेप्लिकेशन में कुछ कॉपीज़ क्रिएट हुई होंगी, है ना। तो हमारे पास जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, कितने वेरिएशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा बढ़िया तरीका है जो नेचर ने अपने आप अडॉप्ट कर लिया है, क्या कि किसी तरीके से हम उन ऑर्गेनिजम्स में भी जेनेटिक वेरिएशन ज़्यादा ला पा रहे हैं जिनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो काफ़ी साल लेती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम जनरेशन्स में भी ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मतलब लगभग ऐसा होता है इस तरीके से कि हम 2 जनरेशन्स के अंदर 2 की पावर्स के हिसाब से वेरिएशंस क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो 4 जनरेशन में भी जा रहे हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना हमारे, कितने पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं वो 2 की पावर्स में चले जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हमें करना क्या है कि अब अगर यहाँ पे ये किसी तरीके से हमें यहाँ पे एक नई जनरेशन क्रिएट करनी है, क्या करेंगे कि कहीं से जेनेटिक मटेरियल आएगा, वो दूसरे जेनेटिक मटेरियल के साथ मिलेगा, क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंट। तो हमें चाहिए कि एक बॉडी हो जो कि मतलब जो रिसीविंग एंड पर हो, एक जो सप्लाई करे एडिशन जेनेटिक मटेरियल। सिंपली हम इसी हिसाब से इनको नामकरण दे देते हैं, क्या कि वो हाँ यहाँ पे एक डायग्राम गैमेट्स और जर्म सेल लिखा हुआ है ना, एक टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मिला आपको गैमेट या जर्म सेल, ठीक है। तो गैमेट क्या है कि एक रिप्रोडक्टिव सेल ऑफ एन एनिमल या प्लांट। अगर ये फीमेल में है इसको हम ओवा या एग सेल बोलेंगे, अगर ये मेल में है इसको हम जर्म सेल बोलेंगे। इसी डिस्कशन के देखो लास्ट वाला पैराग्राफ में क्या लिखा है, कन्वीनियंटली जो मोटाइल जर्म सेल होता है उसको हम मेल बोलते हैं, ठीक है। मोटाइल मतलब जो मूवेबल होता है, ठीक है, जो मूव कर रहा है। बाय डेफिनेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल मूव करके दूसरी तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे मेल। और वो जर्म सेल जो कंटेन कर रहा है स्टोर्ड फूड, जो कि न्यूट्रिशन सप्लाई कर सकता है, ठीक है, और डेवलप करा सकता है फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट को, उसको हम क्या बोलेंगे, सीधा फीमेल, ठीक है। बस यही चीज़ है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी फ्लावर्स में कैसे होगी? फ्लावर्स में फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एक होते हैं जेमिनोस्पर्म्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से क्रिएट होता है कि वैसे हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वगैरह देख ली, वो एक तरीका है रिप्रोडक्शन का। जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो क्या है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर इस काम के लिए कभी कभी क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलप होते हैं, फ्लावर, ठीक है। अगर फ्लावर डेवलप्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। अगर फ्लावर्स डेवलप नहीं है फिर भी मेल और फीमेल गैमेट्स किसी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जेमिनोस्पर्म्स, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में आते हैं जो हमने जनरली पढ़े हैं अपनी किताबों में, क्या कि 2 टाइप के हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं विद इन ईच फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा? एक तो होता है स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और एक होता है कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमन में 2 चीज़ें होती हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट। इस तरीके से हम फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इसको एंथर बोलते हैं ना, और इसको फिलामेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास मेल जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड है, यहाँ पे फीमेल जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड है, यहाँ पे कहीं
अब किसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे मेल जेनेटिक मटेरियल या तो यहाँ पर आ जाएगा, रिसीव होगा, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। जो कार्पल है, स्टिग्मा जहाँ पे ये स्टिक करता है, फिर ये स्टाइल बीच वाला पार्ट और ओवरी, ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं, ठीक। अब अगर इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ है कि इसी प्लांट के एंथर से हमारे पास कुछ इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिस जेनेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन यहाँ पर आए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। कभी कभी एक चीज़ और पॉसिबल होती है कि कहीं और से पोलन ग्रेन आया और इसको फर्टिलाइज कर दिया। जनरली इसके लिए पॉलिनेटर्स का यूज़ होता है, इंसेक्ट्स का, बीज का, बर्ड्स का, ठीक है। बस इतनी सी बात है। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कहीं और से आ रहा है जेनेटिक मटेरियल तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। बस और कुछ है नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में हम सीधे आते हैं 2nd पेज पर, ठीक है। कहाँ आना है हमें, स्पर्म्स के ऊपर, ठीक है। अब स्पर्म्स क्या होते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, ठीक है। एक इस स्पर्म्स की डिस्कशन पे इसलिए पहले आए हैं क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ये एक फुल्ली फंक्शनिंग सेल होते हैं, ये दोनों ही, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, दोनों ही फुल्ली फंक्शनिंग सेल हैं, विच मीन्स इनके पास सारे टाइप के ऑर्गेनेलेज हैं, ठीक है। अब लेकिन फिर भी ये डिस्कशन आती क्यों है कि कई बार ये मिसकंसेप्शन क्यों उठता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उसका हम जेनेटिक लीनिएज ट्रैक कर सकते हैं कि पीछे कहाँ से जनरेशन से आया, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में जो अच्छा एक चीज़ यहाँ पे एक डिस्कशन इम्पोर्टेंट है कि हमारी बॉडी में डीएनए पता है हमारे जो सेल्स हैं इसमें डीएनए कौन से ऑर्गेनेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस में होता है ऑब्वियसली, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का एक डीएनए है। इस पे एक थ्योरी है कभी कि अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स हो या कुछ इस टाइप पहले माइटोकॉन्ड्रिया माइट हैव एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, कोई इस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो कि जिसने कि ये तरीका निकाल लिया है कि किसी तरीके से एटीपी कैसे प्रोड्यूस करा जाए, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को कैसे तोड़ा जाए, ठीक है। ये किसी एक और ऑर्गेनिज्म ने इंजेस्ट कर लिया होगा और दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए और तब से सारे जितने भी सेल्स हैं उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट कर रहा है। उसका डीएनए का सीक्वेंस अलग है, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है कि स्पर्म सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ओवा में भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन हमारी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो सिर्फ मदर साइड से आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी तब तक प्रोड्यूस कर रहा है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई। उसके बाद उसने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर दिया, अब फुल्ली जो फीमेल गैमेट है उसने सारे फंक्शन ले लिए। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, स्प्लिटिंग वगैरह का जितना भी ऑर्गेनिज्म बनाने का जो फंक्शन है वो वहाँ से हो रहा है ना। तो इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा हमारी बॉडी में वो सिर्फ और सिर्फ मदर साइड से आएगा। तो मतलब अगर हमें लीनिएज किसी तरीके से चेक करनी है सिर्फ मदर साइड से कि हमारी मदर कौन थी, मदर की मदर कौन थी और इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ईव। एडम और ईव का कॉन्सेप्ट है एब्राहमिक रिलीजन्स में, है ना, कि फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमन है, ठीक है। ये उस मिथिकल मदर को मतलब वो नाम लिया गया है कि हम अगर ट्रेस करना चाहें ना फर्स्ट मदर कौन थी, है ना, तो क्या करना होगा हमें, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया सारे चेक कर रहे होंगे, सबके डीएनए चेक कर रहे होंगे और जो कॉमन एंसेस्टर आपको मिलता चला जाएगा वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रियल ईव मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट लेडी होगी जो कभी हुई होगी, है ना। इसका मतलब बस ये है ये फर्स्ट सर्वाइविंग या कहते हैं फर्स्ट सर्वाइविंग डीएनए है। मतलब ऐसा मानो कि कई सारी मदर्स रही होंगी, ठीक है, और उन सब के ऑफस्प्रिंग्स रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से कईयों के ऑफस्प्रिंग्स अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं किसी वजह से, और जो लीनिएज आखिर में बढ़ी
है ना, वो यहाँ से अब बच रही है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर कुछ नहीं रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रियल ईव, एक ये कॉन्सेप्ट आता है कहीं। अपनी जनरेशन में हाँ मतलब 100 years का वो होगा ना gap। नहीं नहीं नहीं, बट हमारे डीएनए में तो सब कुछ कॉपीड है ना। तो पहले पहुंचेंगे वहाँ तक। हाँ घूम फिर के चंगेज खान तक पहुंचे। हाँ, हम पहुंच सकते हैं, ये पॉसिबल है। सिविलाइजेशन तो हम एक दूसरे के बड़े बहन में। हाँ, इनफैक्ट हमें ये तक पता है कि किस तरह, इसकी वजह से हम ये ट्रेस कर सकते हैं कि ह्यूमंस किस तरीके से माइग्रेट करें, है ना। हमें ये पता है कि इनफैक्ट हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी के इंडियन पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज जीन कहाँ से है। और कैसे हमें ये पता लगता है कि जितना भी मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं वो कहीं अफ्रीका में से आए हैं, वो सब जेनेटिक स्टडीज़ की मदद से ही है। ठीक है, ऐसे ही याद करो राखी गढ़ी में कुछ स्केलेटन्स मिले थे, है ना, उनका डीएनए टेस्टिंग हुई थी, फिर उसमें ये पता लगा कि वो एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन है या साउथ इंडियन है, उसमें कितने परसेंटेज जीन है, वो कैसे पता लगा गया? क्योंकि बोन्स में भी बोन सेल होते हैं। ठीक है, बट क्या है कि उनका जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुका होगा, बट हम फिर भी जो बचे हुए डीएनए के ट्रेसेस हैं, व्हाट आर डीएनए? डीएनए आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो बात अलग है कि वो अपना फंक्शनैलिटी खोल चुके हैं, रेप्लिकेशन नहीं कर पाने हैं, क्यों? और बहुत ज़्यादा, अब वो प्लाज्मा के अंदर थोड़ी सराउंडेड है, वो ड्राई होना शुरू हो गए थे, है ना, इतने हज़ारों साल से। बट जो ट्रेसेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम मैप करके वो आप ये सोचो ना, कभी हमें कहीं खुदाई में बोन मिली, ठीक है, एक डॉक्टर वो उस बोन को देखकर सीधे समझ जाएगा ये हमारे बॉडी के इस हिस्से से आई है। ठीक है, ऐसे ही कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक डीएनए के फ्रेगमेंट को पढ़ के ये समझ सकता है कि हमारे ओवरऑल डीएनए के इस फ्रेगमेंट से ये उठकर आया। आप उतने उतने फ्रेगमेंट्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से हम एंसेस्ट्री अक्सर देख पाते हैं चीज़ों की। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर। ठीक है, क्या है अच्छा, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस होते हैं, जहाँ पर ये एक किस्म के ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर स्पर्म्स जनरेट हो रहे हैं। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज हैं, ठीक है, ये भी एक पेयर ऑफ ग्लैंड्स हैं जहाँ पे कि एग्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इन एग्स को हम oocytes बोलते हैं, और ये जो oocytes हैं ये एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं हर फीमेल बॉडी में, बट ये मैच्योर स्टेज में नहीं होते। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मैच्योरिटी गेन कर चुके होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको हम क्या बोलते हैं? ओवा। ठीक है, तो और इनफैक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है ये पता करना कि मतलब oocytes के बारे में ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये एट बर्थ हमारे पास oocytes इतने होते हैं। क्यों? अगर इसका काउंट कम हो जाता है विच मीन्स इनफर्टिलिटी का खतरा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जो मैच्योरिटी का रेट है कि कितनी तेज़ी से जो oocytes हैं वो मैच्योर होंगे, वो रेट है लगभग 1 महीने में 1। ठीक है, अगर oocytes कम हो गए हैं तो फिर जो मैच्योरिटी गेन करने का रेट है वो ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, मेनोपॉज इस चक्कर में जल्दी आएगा, है ना। अगर oocytes बहुत कम हो गए तो विच मीन्स मेनोपॉज आने वाला है। ठीक है, बस अच्छा, एक फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इससे पहले कि हम, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इनफर्टिलिटी वगैरह और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स पे आ रहे हैं, है ना, इसलिए हमें एक चीज़ और समझनी है बस। क्या? अच्छा, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि इस तरीके से इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने एक्यूरेट नहीं बनाया। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ओवरी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टोर्ड है जो हम कह रहे हैं? oocytes। ठीक है, और यहाँ पे मैच्योरिटी क्रिएट हो रही है, हर महीने में 1 रिलीज होगा, किसी एक फिलोपियन ट्यूब से आएगा कहाँ तक? यूट्रस तक। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ के यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और 1 दिन तक मैक्सिमम जिंदा रह सकता है। ठीक है, स्पर्म
5 से 7 दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। अगर स्पर्म आया है और इसको फर्टिलाइज कर दिया गया है तो फिर ये अटैच होने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ायगोट। अब ये डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है, एम्ब्रायो बनेगा और फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट टेक प्लेस होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, फर्टिलिटी नहीं हुई है, ठीक है, तो ये जो वॉल पे अटैच हुआ था और उसके लिए जितनी भी प्रिपरेशन हुई थी यहाँ पे यूट्रस वॉल पे, कुछ नई वेसल्स बनी हुई, क्योंकि इसको अटैच होने का मतलब क्या है, सिंपली अटैच नहीं हो गया, इसको, ये एक लिविंग बीइंग है, इसको अटैच होने का मतलब ये है कि इसको वेसल्स वगैरह की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। वो सारी जो वेसल्स हैं वो सब ब्रेक डाउन हो जाएगी और फिर जो प्लेसेंटा की लाइनिंग है वो निकल जाएगी और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब एक चीज़, यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जाओ ज़रा, इनफर्टिलिटी नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। जो एग की लाइफ होती है अपने पास 24 घंटे की होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी तो है कि इसकी लाइफ बढ़ा दी जा सकती है, कि स्पीचिंग कुछ पॉइंट पे होता है, एक स्पीच करके लाइफ बढ़ती नहीं। मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में, क्या फिर से बताइए। ये जैसे 24 घंटे इसकी लाइफ रहती है, उसके बाद ही डेथ एग। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि शायद इन्हें फ्रीज कर दिया जाता है। हाँ वही, हाँ वो उसके लिए हमारे यहाँ, ठीक है, कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इनफर्टिलिटी समझिए, इनफर्टिलिटी क्या है, उसके बाद हम उसके मेथड्स पर आएंगे। ये टॉपिक आपने देख लिया। देखो फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है, एक है पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स। पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स मीन्स यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ oocytes कम हो गए हैं, और ओवेरियन रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि हर महीने में एक एग मैच्योरिटी गेन करने की जगह 3-4 महीने में एक मैच्योरिटी गेन करना शुरू हो गया, मान लो, है ना। मतलब कि ये होना शुरू हो गया कि किसी वजह से जो क्या कहते हैं पीरियड्स हैं वो आना बंद हो गए हैं, मिस होना शुरू हो गए हैं, है ना, विच मीन्स पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स है ना, क्योंकि ये जब रिसीव ही नहीं हो रहा तो इस वजह से नहीं आ रहे पीरियड्स, है ना। तो मतलब क्या है कि ये क्लियर इंडिकेशन हो सकता है कि नंबर ऑफ oocytes कम हो गया। ये एक किस्म की इनफर्टिलिटी है, क्या कि नंबर ऑफ एग्स कम हो गए हैं, ठीक है। एक चीज़ समझ आई, तो क्या लिखा है, पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स वेयर ए वुमन प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंटली लो नंबर ऑफ एग्स या oocytes व्हेन स्टिमुलेटेड विद फर्टिलिटी ड्रग्स ड्यूरिंग IVF। ये IVF साइकिल तो चलो यहाँ पे, हाँ मतलब क्या है कि इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जनरली जब ऐसा होता है तो हम स्टिमुलेशन करने के लिए हम कुछ हार्मोन्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हार्मोन्स उतने रिलीज़ नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से कि ऑब्वियसली ये ग्लैंड है ना, विच मीन्स इसका जो प्राइमरी फंक्शन है ऑब्वियसली एक फंक्शन तो ये है कि एग्स दे रहा है प्लस इसके पास कुछ हार्मोन्स हैं। हम हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना शुरू कर सकते हैं जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। अगर उन हार्मोन्स को भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स। और वो जनरली क्यों हो रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ oocytes की कमी आ गई है, ठीक है। एक जो चीज़ हो सकती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, क्या कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं हो रहा, है ना, उसी का एक एक्सप्लेनेशन है। फिर फेलोपियन ट्यूब 2 वजह से ब्लॉक हो सकती हैं। एक तो वैसे नॉर्मली कॉजेज से ब्लॉक हो सकती है, एक यहाँ पे जो 3rd पॉइंट लिखा हुआ है ना, एंडोमेट्रियोसिस, मतलब कि टिश्यू ग्रोइंग आउटसाइड द यूट्रस कैन कॉज स्कारिंग एंड ब्लॉकेजेस, कि यहाँ पे हाँ सिस्ट टाइप का इसके आसपास ये जो यहाँ पे टिश्यू जो ग्रो हो रहे हैं वो किसी तरीके से यहाँ पे माउथ को ब्लॉक कर रहे हैं। हाँ यूट्रस कैंसर वगैरह हो सकते हैं। हाँ कैंसर वैसे किस चीज़ को हम कहते हैं, नहीं देखो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, हाँ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एक सही है चीज़, हाँ उनका ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इसको क्या कहते हैं, नहीं इसके लिए एक शब्द था मैं भूल गया, ठीक है। एनीवे तो पॉइंट ये है कि ये इस टाइप की एबनॉर्मल ग्रोथ है जो कि बाकी सेल्स का न्यूट्रिशन खाना शुरू कर दे, है ना। हमें होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए कि सारे सेल्स कोऑपरेट करें। अगर कुछ सेल कोऑपरेट करना बंद कर दें, ठीक है, और आसपास के सेल्स का न्यूट्रिशन खाना शुरू करता है तो वो एक प्रॉब्लम है, वो कैंसरस है, ठीक है। इसी तरीके से मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है कि पुअर लो स्पर्म काउंट, ठीक है, पुअर स्पर्म मोबिलिटी, कि वो मोबाइल नहीं है इतने,
इस वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इनफर्टिलिटीज़ हैं। दोनों ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर इनफर्टिलिटी है, हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए। जो कैंसर वाली चीज़ में कहा था अनकंट्रोल्ड एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है, तो उसका मतलब बॉडी के सारे फंक्शन से बॉडी खुद देखती है, उसमें ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, नहीं, ये आप ऐसा सोचो कि हर सेल के अंदर अपना खुद का ब्रेन है जो ये बता रहा है कि आपको करना क्या है। ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म का ब्रेन ह्यूमन, हाँ, ये ह्यूमन नहीं, ये ह्यूमन ब्रेन हर सेल को कुछ नहीं बता सकता। ज़्यादातर सेल्स तक तो न्यूरॉन्स पहुँचते तक नहीं है, ठीक है। चलो, तो हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, हमारे पास 2-3 टाइप के तरीके हो सकते हैं कि हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन कर पाएँ, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2-3 मेन प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो ये है कि मान लीजिए फिलोपियन ट्यूब वगैरह ये सब ब्लॉक हो गई है ना, यहाँ पे कोई कैंसर हो गया, कोई कैंसरस ग्रोथ है, वो सब, ठीक है, उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो ये कि हम एग अगर नहीं है तो एग किसी तरीके से डाल पाएँ, ठीक है, या एग की हेल्थ ख़राब है उसका हम कुछ कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए जनरली क्या करा जाता है कि किसी तरीके से एग डोनेशन हो जाए अगर, ठीक है, या तो मान लीजिए एग हैं यहाँ पर, ठीक है, oocyte काउंट करा जाएगा। अगर oocytes हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि हार्मोनल स्टिमुलेशन देकर किसी तरीके से उसको मैच्योरिटी क्रिएट करवाएं, ठीक है। जनरली आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब हम उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर फिर फर्टिलाइज खुद कराएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मेल जेनेटिक मटेरियल उठाएंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे फीमेल जेनेटिक मटेरियल में, सीधा हम कराएंगे ये काम। अब ये कैसे हो सकता है, फिर भी हमें ये तो चाहिए कि मैच्योर हो जाए सेल, उसको हम बाहर निकाल के उस साइट को मैच्योर नहीं करा सकते आसानी से, ठीक है। उसको मैच्योर कराने के लिए हमें हार्मोन्स चाहिए, ठीक है। वैसे मैच्योरिटी पॉसिबल है बाहर निकाल के भी। हम जनरली करते क्या है कि जैसे कई लोगों में ये होता है कि वो क्या करते हैं कि अगर उनको इस चीज़ का रिस्क लग रहा है कि कभी हो सकता है, मान लो मेनोपॉज आ सकता है ना, तो क्या करते हैं कि इन oocytes को उठाकर हम स्टोर करवा लेते हैं, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टोर्ड oocytes हैं या तो उनको, या यहाँ पे जो स्टोर्ड oocytes हैं उनको, या फिर किसी और के एग्स को लेके हम उनको हार्मोन्स की मदद से मैच्योर करवाएं। एक बार मैच्योर करा दिया, उसके बाद स्पर्म्स इंजेक्ट कर दें। एक बार ये चीज़ कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कुछ टाइम के लिए हम ग्रो करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आईवीएफ में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं हमने, क्या कि फ्रेशली रिलीज गैमेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स टू फर्टिलाइज, ठीक है। कुछ केसेस में इंजेक्ट भी करते हैं, स्पर्म का मटेरियल सीधे ही इंजेक्ट कर देते हैं, उस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। The woman undergoes hormone therapy to stimulate the ovaries to produce multiple eggs as opposed to single egg produced in a natural cycle, ठीक। फिर subsequently developed embryo is then allowed to develop for a week, इसको कहते हैं एम्ब्रायो कल्चर, कि हमने कुछ टाइम के लिए पेट्री डिश में उसको मतलब हार्मोन्स वगैरह देकर कुछ टाइम के लिए ग्रो होने दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार एक सर्टेन स्टेज तक आ जाता है, उसको हम वापस यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और जैसे नॉर्मली नेचुरली बायोलॉजिकली एक बर्थ होता है, उस तरीके से फिर पूरा बर्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, या तो यहाँ पे 2 टाइप की हम डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहेंगे, एक बायोलॉजिकल मदर और एक सरोगेट मदर का, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जिनका हमने एग लिया उन्हीं के वापस यूट्रस में प्लेस कर दिया। तो इस केस में जो बर्थ गिविंग मदर है और जो बायोलॉजिकल मदर विच मीन्स कि जिनका जेनेटिक मटेरियल यूज़ करा गया है, राइट, तो सेम है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि यूट्रस में डिफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बायोलॉजिकल मदर का एग निकाला, फर्टिलाइजेशन करा और वो किसी और के यूट्रस में प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सरोगेसी, ठीक है। तो जिस मदर ने एक्चुअल बर्थ दिया वो कौन है, फिर वो सरोगेट मदर, ठीक है। कुछ केसेस में हम ये भी काम कर सकते हैं, एक और जो तरीका है कि
मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे एग्स को मैच्योर कराया, ठीक है, ओम बनाया। वैसे तो एग हेल्दी है, बट एक प्रॉब्लम है क्या कि वहाँ पे मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल तो हेल्दी है लेकिन बाकी सेल हेल्दी नहीं है ना, किसी वजह से मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी नहीं है उसके अंदर या कुछ है ना, तो हम एक और काम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं 3 पेरेंट चाइल्ड। कि हम 3 पेरेंट क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में, अब याद करो, सेल्स में कहाँ कहाँ से डीएनए आ रहे हैं? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हम क्या काम कर सकते हैं कि 2 जेनेटिक मदर्स फिर भी ला सकते हैं। एक तरीका है 2 जेनेटिक मदर लाने का। क्या? यहाँ से हमने न्यूक्लियस डीएनए ले लिया, ठीक है, और यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए ले लिया। क्यों? हमने यहाँ से जेनेटिक मटेरियल लेकर इस नए एग में प्लेस कर दिया। सबसे पहला काम तो ये करा, ठीक है। क्यों? हम चाह रहे हैं कि बायोलॉजिकल मदर यहीं रहें ओवरऑल, ठीक है, बट इनके पास हेल्दी सेल नहीं है। हमने सेकंड मदर से एक और एग सेल लिया, वहाँ पे उठाकर ये जेनेटिक मटेरियल प्लेस कर दिया और फिर स्पर्म से फर्टिलाइज करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बायोलॉजिकल पेरेंट्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं 3 पेरेंट बेबी। और फिर जैसे ही हमने फर्टिलाइज कराया, उसको फिर से हम पेट्री डिश में रखेंगे, उसको कल्चर करेंगे, एम्ब्रायो कल्चर करेंगे, उसे फिर से कहीं किसी यूट्रस में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हाँ, नेक्स्ट चीज़ ये पढ़ो, गेस्टेशनल सरोगेसी। इन सच अ सिचुएशन द चाइल्ड इज नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू सरोगेट मदर, ठीक है, कि एग्स फ्रॉम मदर आर फर्टिलाइज्ड विद फादर्स या डोनर स्पर्म एंड देन एम्ब्रायो इज प्लेस्ड इनटू यूट्रस, ठीक है। इसको हम गेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं, कि हमने किसी और के में, हम मतलब समझ चुके हैं जिसको हम सरोगेसी बोल रहे हैं ना, क्या है वो? गेस्टेशनल सरोगेसी। बस यही है चीज़, ठीक है। इतना समझ आया? अब यहाँ पे ना कई सारे इश्यूज हैं, ठीक है। ये आपको टेक्नोलॉजी समझ आएगी कि कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब इसके इश्यूज़ पे चलते हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ, चलो टेक्निकल इश्यूज़ हम देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ देखेंगे, और क्या कोई सोशल इश्यूज़ भी हैं इसके पीछे छुपे? क्या यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? ऑब्वियसली हम इस सोसाइटी में हैं, हमारे आसपास ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा कि क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा ना अभी। आप वो सोचो पहले जो हो रहा है। बेसिकली सर इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत टैबू की तरह देखा जाता है। हाँ। सरोगेसी वाले कॉन्सेप्ट को, हाँ। जो ग्राउंड लेवल पे है, हाँ। रूरल एरियाज में, हाँ। वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बायोलॉजिकल मदर की यूट्रस को लेकर। वहाँ पे डॉक्टर्स जितने भी हैं कैंप्स करते हैं, दे ट्राई टू टीच एंड प्रीच कि आप इस मेथड से आइए, बट वहाँ की सोच डेवलप नहीं है, इस चीज़ को बहुत ठीक है। ज़्यादा ही नेगेटिव अप्रोच ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम नेगेटिवली लेते हैं, सोशल एस्पेक्ट, ठीक है, एकदम सही है। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सब कॉस्टली पड़ जाएगा ये सारी टेक्नोलॉजी। हाँ, ये सारी टेक्नोलॉजीज कॉस्टली हैं। oocytes को स्टोर करने का कॉस्ट होता है, मतलब साल का ₹1,00,000 इस टाइप का कुछ। सर एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर पाते। अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, ठीक है। और अब इसमें एक प्रॉब्लम जो आ रही थी कि इंडिया एक होस्ट बनता जा रहा था, मतलब सरोगेसी टाइप का एक नेशन बनता जा रहा था कि कॉमर्शियलाइज हमने कर लिया था, जो कॉमर्शियल सरोगेसी थी, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉमर्शियल सरोगेसी बैन है, जैसे हम बता रहे हैं। कॉमर्शियल सरोगेसी की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? कॉमर्शियल सरोगेसी मतलब कि अज्यूम करो कि बाहर से कोई मतलब कपल आ रहे हैं, ठीक है, और वो बायोलॉजिकली ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि हायर कर रहे हैं एक और वुमन को, ठीक है, और ये सारा एक पैकेज बनाकर एक डॉक्टर बेच रहा है, ठीक है। जो वुमन है उसको कुछ मतलब जितने महीने तक प्रेग्नेंट रही है वो सारा खर्चा उठाया गया है, प्लस कुछ एडिशनली मान लो ₹1,00,000-1,50,000 कुछ पे करा गया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जिस सेंस में जो सवाल प्रीलिम्स में आ रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को मिलाकर आ रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, कुछ बिल्स हैं जो रिसेंट टाइम्स में पास हुए हैं, ठीक है। हमें उस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ को समझना है। अब ये चीज़ हुई, ठीक है, बर्थ हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं?
अगर चाइल्ड हेल्दी नहीं है तो मना कर सकते हैं लेने से? ऐसा कुछ? हाँ होता है। तो अब ये जो चाइल्ड पैदा हो गया, अब इसका मतलब पालन पोषण कौन करेगा, है ना? कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, इसकी नेशनैलिटी क्या हो गई, इसके पेरेंट्स तो कोई और हैं। ठीक है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। और ये तो चलो आपने ये कह दिया कि भाई डिफेक्ट है, कुछ केसेस में मान लो डिफेक्ट नहीं भी है, लेने से मना कर दिया, डिसोन कर दिया, फिर क्या करेंगे, है ना? और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 3 पार्टी हैं, डॉक्टर है, वो पेरेंट्स हैं, ये मदर है। इस मदर ने देने से मना कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर्स अपनी टर्म्स को पूरा ना करें, मान लो डॉक्टर्स ने कोई स्कैम कर दिया दोनों पार्टीज के साथ, चाइल्ड जब बर्थ हो रही होती है तभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। बर्थ के टाइम के कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशन तो फिर भी आ सकते हैं, है ना? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार कॉमर्शियल सरोगेसी में आ रही थी। हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट थी। तो फिलहाल के लिए सरकार ने सिंपली एक काम कर दिया कि कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी। इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी नहीं हो रही, लेकिन ये सारा बिजनेस अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया में कहाँ हो रहा है अब ये बिज़नेस? मलेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में। ठीक है, हम इनफैक्ट हम कहते हैं ना कि हम मेडिकल टूरिज्म के एक डेस्टिनेशन बन गए थे। उनमें से वन ऑफ द पिलर ये भी था कि यहाँ पे कमर्शियल सरोगेसी हो पा रही थी। ठीक है, अब चलो कमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी। क्या बैन करना ठीक है? रेगुलेट करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। बैन नहीं करना चाहिए। प्रॉपर रेगुलेशंस होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के रेगुलेशंस को एनहांस करना चाहिए था। हाँ, ये कर सकते थे, बट ये कमर्शियल सरोगेसी बैन करी गई है, सरोगेसी ओवरऑल नहीं बैन करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन आता है कि कमर्शियल सरोगेसी और वैसे मतलब गेस्टेशनल सरोगेसी तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कमर्शियल सरोगेसी वर्सेस नॉन कमर्शियल सरोगेसी, इसके बीच में क्या अंतर है कि जब भी पैसा लिया गया है सरोगेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसको हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल सरोगेसी। अगर पैसा नहीं लिया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कमर्शियल। ठीक है, अब नॉन कमर्शियल किस केसेस में हो सकती है कि मान लीजिए विद इन ए फैमिली अगर रिलेटिव्स एग्री हो जाते हैं ये काम करने के लिए, सरोगेट मदर बनने के लिए, उस केस को हम क्या बोलेंगे? नॉन कमर्शियल सरोगेसी। ठीक है, इसके भी जो कमर्शियल सरोगेसी है कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेंगे। क्या एग्जिस्ट करेंगे कि मान लो कि ऐसा हो गया कि जैसे उस केस में हो रहा था कि मदर ने देने से मना कर दिया, बर्थ गिविंग मदर जो है, सरोगेट मदर है, उसने देने से मना कर दिया चाइल्ड को, है ना? ये एक विद इन फैमिली एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना? तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये फ्री फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स है नॉन कमर्शियल सरोगेसी भी, बट इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम नीचे पढ़ेंगे। अच्छा, कमर्शियल सरोगेसी लीगलाइज इन 2002 लिखा गया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअली बैंड है। ठीक है, ये 3 पेरेंट बेबी के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कमर्शियल सरोगेसी। तो इंडिया हैड इमर्ज आना चाहिए था। ठीक है, कि कमर्शियल सरोगेसी एक डेस्टिनेशन बन गई थी। 4 यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर एंड रिलेटेड हेल्थ हैजार्ड और प्राइवेसी इशू। ठीक है, एक चीज़ ये। फिर अबेंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सरोगेसी, और एक और चीज़ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। ठीक है, कि लोग सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो गए। इंडिया में कई केसेस ऐसे देखे गए थे कि लड़का करने के चक्कर में उन्होंने कई बार प्रेगनेंसी गेन करी, अब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रेगनेंसी और गेन नहीं कर सकते, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि सरोगेट मदर से पैदा करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें होनी थी। फिर रैकेट्स ऑफ इंटरमीडियरीज इंपोर्टिंग ह्यूमन एम्ब्रायोज एंड गैमेट्स। फिर सिटीजनशिप ऑफ द चाइल्ड, कि इन केस अगर लेने से मना कर दिया एडॉप्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो इस केस में फिर वो बैन कर दिया। एक सरोगेसी रेगुलेशन बिल आया था। ठीक है, और क्या करा गया कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ सरोगेसी कैसे करा गया कि कॉमर्शियल सरोगेसी प्रोहिबिट कर दी गई। ठीक है, और एल्ट्रोइस्टिक सरोगेसी कौन सी वाली? दैट इन्वॉल्व्स नो मॉनेटरी कंपनसेशन टू द सरोगेट मदर अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसको बोला गया एल्ट्रोइस्टिक सरोगेसी, और सिर्फ ये अलाउ करा गया। अब
एल्ट्रोस्टिक सरोगेसी भी कुछ केसेस में ही हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि जो रिलेटिव्स हैं उनमें से कोई पुअर रिलेटिव है, ठीक है, और कोई एक्सट्रीम रिच रिलेटिव है, और ये एक्सट्रीम रिच रिलेटिव अपने पुअर रिलेटिव को एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, ये भी पॉसिबल है। तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था फॉर इंटेंडिंग कपल? सबसे पहली चीज़ कि जो इंटेंडिंग कपल है ये प्रूवन हो कि इनफर्टिलिटी है, प्रूवन अनफर्टिलिटी का रिकॉर्ड चाहिए हमें, ठीक है। फिर एल्ट्रोइस्टिक चाहिए, कमर्शियल पर्पस के लिए होनी चाहिए, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन फॉर सेल, ऑब्वियसली प्रोस्टिट्यूशन ये सब ऑब्वियस तो काम है ये तो। फिर दे शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और जनरली ये कौन होते हैं? मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो एक तो इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट कर देते हैं और एक एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। अब एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट है क्या कि मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहले से चाइल्ड हैं, ये फिर भी सरोगेसी के थ्रू कराना चाह रहे हैं, ठीक है, नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल उस सेंस में कि मान लीजिए पहले से डॉक्टर को ये लग रहा है यार इनके पास ना 3 लड़कियां हैं, इस वजह से ये एक और करना चाह रहे हैं कि लड़का हो जाए किसी तरीके से, ये एसेंशियल सरोगेसी नहीं है। अगर ऐसा है कि भाई चाइल्डलेस ही है पेरेंट, ठीक है, और एक इंटरनल डिज़ायर होती है कि एटलीस्ट एक बार पेरेंटहुड एक्सपीरियंस करें, ये एसेंशियलिटी है ना। तो क्या है कि सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी क्या है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रूवन अनफर्टिलिटी एक हो कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की तरफ से, फिर ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज, कस्टडी ऑफ सरोगेट चाइल्ड पास्ड बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है, और इंश्योरेंस कवरेज हो, ठीक है, एसेंशियलिटी हो गया। और एलिजिबिलिटी इंडियन कपल होना चाहिए, मैरिड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है, बिटवीन 23 to 50 ईयर्स ओल्ड वाइफ हो और हस्बैंड हो 26 to 55, एंड दे डू नॉट हैव एनी सर्वाइविंग चाइल्ड, बायोलॉजिकल, अडॉप्टेड या सरोगेट, ठीक है, उनके पास कोई चाइल्ड नहीं है, हु इज़ नॉट मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और सफर्स फ्रॉम लाइफ फेटल इलनेस। अगर ये सारी चीज़ हैं, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि विच मीन्स कि होगा क्या कि अगर कोई चाइल्ड नहीं है और वैसे फिजिकली फिट है, मतलब एक चाइल्ड को पाल तो सकते हैं लेकिन है नहीं, मतलब किसी तरीके से इनफर्टिलिटी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी केस में हम एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। फिर ये तो कपल की बात हो गई। एलिजिबिलिटी ऑफ सरोगेट मदर क्या है कि एक क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए ऑफ द इंटेंडेड कपल, ए मैरिड वुमन हैविंग चाइल्ड ऑफ हर ओन। अगर ऐसा हुआ कि उनका खुद का चाइल्ड नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी है वो चाइल्ड देने से मना कर दें, ठीक है। मस्ट हैव चाइल्ड ऑफ हर ओन, और इसलिए भी कि मान लीजिए उनका पहले से चाइल्ड नहीं है, अभी कॉम्प्लिकेशन आ गई और आगे खुद का चाइल्ड कभी नहीं हो पाया, ठीक है, ये एक अलग किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। बेटर होगा कि पहले से उनका खुद का चाइल्ड हो, तभी वो सरोगेट मदर के लिए हम एलिजिबल मानेंगे, ठीक है। 25 to 35 ईयर ओल्ड, सरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, कोई सरोगेट मदर दूसरी बार सरोगेसी नहीं ले सकती, ठीक है। फिर पोजेसेस ए सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस वगैरह वगैरह, ठीक है। फर्दर द सरोगेट मदर कैन नॉट प्रोवाइड हर ओन गैमेट्स फॉर सरोगेसी, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। फिर पेरेंटेज अबॉर्शन, ठीक है, उसके भी उन्होंने वो ठीक है, वो जो बाकी के जो एक्ट्स हैं ये हम ना सोसाइटी जब पढ़ रहे होंगे तब पढ़ेंगे कि एबॉर्शन का एक्ट क्या है और ये सारी चीज़ें, और एबॉर्शन वगैरह के जितने भी एक्ट हैं ये किस सेंस में सबका कॉन्टेक्स्ट है कि सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन वगैरह ना हो रहे हो, है ना, इन सारे एक्ट्स का वो कॉन्टेक्स्ट है, वो हम सोसाइटी जब कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। बाकी बस इतना है कि बाकी जो एक्ट हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, ठीक है। तो बस यही था। अब यहाँ पे ऑब्वियसली कि इसका मतलब क्या है कि हमने एल्ट्रोइस्टिक सरोगेसी तो कर दी, बट फिर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक बिज़नेस को ख़त्म कर दिया, है ना। हम कह रहे थे ना भी कमर्शियल सरोगेसी रेगुलेट होनी चाहिए थी। हम ये काम कर सकते थे कि सिमिलर टाइप के रेगुलेशन कमर्शियल सरोगेसी में भी हैं कि एक बार कोई सरोगेट मदर हो गई दोबारा नहीं हो सकती और वो सारी चीज़ें, है ना। तो ये एक क्रिटिसिज्म है जो कई सारे लोग कहते हैं, ठीक है, खासकर हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की तरफ से ये क्रिटिसिज्म आता है कि ये मतलब जिन लोगों का कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, ठीक है, और वो उनको चाहिए कोई चाइल्ड, ठीक है, और सरोगेसी इकलौता तरीका है, ठीक है, तो ऐसे केस में इस टाइप के कपल्स को तो हमने सीधे एक्सक्लूड ही कर दिया पूरे सिस्टम से। इनका तो सर प्रॉपर क्लॉज होना चाहिए, इनका सब क्लोज रिलेटिव नहीं। हाँ, तो उससे रिलेटेड कोई क्लॉज हो सकता है कि हम जैसे आप ऑर्गन डोनेशन में भी ये चीज़ होती है, एक टाइम पे आप देखिए ऑर्गन
अब क्राइटेरिया सेट हो चुका है, अगर बाहर से कोई डोनर आ रहा है, बाहर से कोई रिसीवर आ रहा है, तो ये फॉर्मेलिटीज के साथ, बिल्कुल, ये रेस्ट्रिक्शंस के साथ, कि मतलब ये फॉर्मेट के साथ, कि अगर किसी को ऑर्गन डोनेट करना है तो वहाँ पे भी एक एसेंशियलिटी दिखाई जाती है कि हाँ कि ये व्यक्ति अभी अपने अडल्टहुड में ही है, काफ़ी सारी लाइफ पड़ी है, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी है, पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये सारी चीज़ें। तो अब ये उस हिसाब से एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जितने भी मान लीजिए एक ऑर्गन किसी तरीके से फ्री हुआ और एक इलाके में कई सारे लोग हैं जो कि ऑर्गन के लिए रिसिपेंट की एक लिस्ट बनेगी, है ना। अब मेडिकल बोर्ड एक ये डिसाइड करता है कि इस लिस्ट में से कौन ज़्यादा बेटर है, उसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम है ना। ये ऑर्गन डोनेशन में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इस टाइप की कोई चीज़ ऑब्वियसली करी जा सकती है। ये जो पूरी चीज़ है ना, एक्चुअली एथिक्स का भी पार्ट है ना। किसी ज़माने में एथिक्स ये होती थी कि लोग मेंटल सिचुएशंस क्रिएट करते थे कि एक ट्रैक पे 5 लोग पड़े, एक में एक पड़ा है, आप किसको मारोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से हट गई है अब एथिक्स, और वो रियल प्रॉब्लम्स की तरफ आती है। जहाँ 5 है, भाई सबको 5 वाला को मारा, राउंड मार के चढ़े दो। ठीक है, तो इसके क्रिटिसिज्म देखो, नेक्स्ट पेज पे आ रहे थे कि इरेशनल एक्सक्लूजन्स हैं। क्या इरेशनल एक्सक्लूजन्स हैं कि ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि अनमैरिड कपल्स को या सिंगल पेरेंट्स को या लिव इन पार्टनर्स वगैरह को, होमोसेक्सुअल्स को, इन सबको हमने एक्सक्लूड करा हुआ है इससे। क्यों? हमने क्या करा है? हमारा क्लॉज क्या है एलिजिबिलिटी के लिए? एटलीस्ट 5 साल तक के लिए मैरिड हो, है ना। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अनस्टेबल कपल ना हो जो किसी वजह से ऐसा हो कि वो जो चाइल्ड है हाँ मतलब उसको फ़र्क पड़े उसके लिए। हाँ, फिर नैरो मेडिकल कंडीशन, क्या कि हाँ अब ये कह रहे हैं कि इनफर्टाइल, प्रूवन इनफर्टिलिटी हो। वो कह रहे हैं कि ये जो मेडिकल कंडीशन है ये बहुत नैरो है, ठीक है। और मतलब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो फर्टिलिटी पॉसिबल है, ठीक है, बट बॉडी प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है, फिजिकली वीक है ना। फिर भी प्रेगनेंसी रिस्की हो, फर्टिलिटी पॉसिबल हो बट प्रेगनेंसी अपने आप में रिस्की हो, फिर उस केस में तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस बिल का। फिर टर्म क्लोज रिलेटिव डिफाइंड नहीं थी ठीक से। फिर रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि कब तक ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाए, ये सब ठीक है। फिर पावर टू द रेगुलेटर टू इशू मोर रेगुलेशंस में लीड टू एक्सेसिव डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, कि आगे और भी कुछ करना है तो लेजिस्लेशन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो रेगुलेटर है वो काम कर सकता है। ये एबॉर्शन बिल डज नॉट स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल बाय जो भी अथॉरिटी है। अच्छा, एबॉर्शन का क्या है कि अबॉर्शन किस किस केस में हो सकता है, वो एबॉर्शन वाला जो एक्ट है वो बताता है। और वो क्या बताता है कि जैसे 26वें वीक तक अगर इस टाइप की डिसेबिलिटी डेवलप हो जाती है इस टाइप की, तो आप एबॉर्ट कर सकते हैं। 14वें वीक तक बिना नो क्वेश्चन आस्क्ड, और अगर लड़की ये चाह रही है कि भाई एबॉर्शन हो जाए तो हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सीधे सीधे उसको इंपोर्ट कर दिया गया है, और एक्चुअली एबॉर्शन से रिलेटेड यहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म वैसे बनता नहीं है, बट ठीक है, लोग अगर न्यूज़पेपर में लिख रहे थे तो हमने बस यहाँ पे डाल दिया है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ रेगुलेशन बिल 2020 में आया था। ये किस लिए आया था? ये ओवरऑल पूरे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस की अपने आप की कुछ माल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। तो बस यही है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा गया है, साफ साफ डिफाइन करा है कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। क्या बोला है इन्होंने कि ऑल टेक्निक्स दैट सीक टू ऑब्टेन प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और द oocyte। हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हमने ये उठाकर फ्रीज़र में डाल के स्टोर कर दिया। अगर ये भी काम हो रहा है तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ में आएगा एक चीज़। फिर इनसाइड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, या ट्रांसफरिंग द गैमेट और एम्ब्रायो इनटू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वुमन, मतलब सेरोगेसी करना, प्रेगनेंसी किसी तरह कराना। हमने या तो एग को निकाल कर किसी तरह कुछ करा, ठीक है, उसको स्टोर करा, या फिर फर्टिलाइज करके वापस इम्प्लांट करने की कोशिश करी। इससे रिलेटेड निकालने से लेकर इम्प्लांट करने तक के बीच की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब क्या हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है।
एग्जाम्पल्स ऑफ ART क्या है कि गैमेट डोनेशन ऊपर हम देख ला, IVT, फिर गेस्टेशनल सरोगेसी वगैरह, ठीक है। फिर इनमें जो सर्विसेज हैं क्या है कि एक तो ART क्लिनिक्स और एक ART बैंक्स। बैंक्स क्या हैं, वो फ्रीज़र होते हैं जो कि स्टोर करके रखते हैं गैमेट्स को, और क्लिनिक्स क्या हैं जो कि वो ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं, ठीक है। बस इसका कुछ रेगुलेशन उन्होंने कहा है कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी देश में कितने भी क्लिनिक्स हैं उन सब की, फिर एक रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और कुछ कंडीशंस होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप रजिस्टर कर सकते हैं। कहने का मतलब एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, बस यही है, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स हैं ना वो आप एक बार खुद से भी पढ़ लेना। इसको अब हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, एक बार देख लें कुछ रह तो नहीं है इसमें। फिर इससे रेगुलेशन है उसका बैन नहीं, क्या चीज़? नहीं तो बाहर से कपल आता और उसको तो अलग से बाहर का कपल नहीं कर सकता, सरोगेसी तो नहीं कर सकता, ठीक है। हम और कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ, अगर ये चीज़ हो रही है, अगर लेकिन IVF फिर भी पॉसिबल है। बाहर से कोई कपल आ रहा है और हमने खाली इतना करा है कि उन्हीं के oocytes लिए, उन्हीं के स्पर्म्स लिए, हार्मोन्स को लेकर उसको एनहांस करा, फर्टिलाइजेशन करा, वापस वहीं इम्प्लांट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही थर्ड मदर इन्वॉल्व होती है तो कॉम्प्लिकेशन है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जीन मॉडिफिकेशन बैन नहीं, खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ह्यूमन ट्रायल्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ह्यूमन ट्रायल आप चाहे खुद पे भी कर रहे हो, ह्यूमन ट्रायल पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी करने से पहले हमें वो ट्रायल किसी और चीज़ पे करना पड़ेगा, चूहों पे कर देते हैं, और वो भी किसी और ऑर्गेनिज्म पे भी ट्रायल आसान नहीं है। GEAC से परमिशन आपको फिर भी लेनी पड़ेगी। फेजेस में होते हैं सर। हाँ, फेजेस में होते हैं सारे ट्रायल, ठीक है। ह्यूमन ट्रायल तो बहुत दूर की बात है, मतलब कम से कम 5 साल लगते हैं किसी को ह्यूमन ट्रायल के उसमें आने के लिए, ठीक है। सिर्फ एक केस है जहाँ पे 5 साल से पहले ह्यूमन ट्रायल पॉसिबल हुआ, वो था जब कोविड हुआ था, बस। क्यों? क्योंकि तब हमारी रिक्वायरमेंट इतनी प्रेसिंग थी। हाँ हाँ, लोगों को ट्राई हुई थी सर। वही होता है कि उस टाइम तो क्राइसिस था, तब कोई कुछ बोला नहीं, अभी मौका मिला तो उसको ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं ना, वापस बाजी डाल देना चाहिए, इंजेक्शन डाल के। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो कल जो हमें चीज़ें करनी है ना, उसके लिए कुछ डेफिनेशंस नोट कर लेते हैं। वैसे कल भी मैंने कराई थी ना बायोटेक से रिलेटेड चीज़ें कुछ। तो फिर आज जल्दी छुट्टी कर दीजिए। कुछ सेल्स और लिखो पहले, सेल्स के बारे में। हम जीन एडिटिंग वगैरह कल करना चाहेंगे, उसके लिए कुछ और डेफिनेशंस हमें चाहिए। ठीक है, जीन एडिटिंग ऐसा करो, टॉपिक ही डाल दो, जीन एडिटिंग। क्लोनिंग भी है सिलेबस में? हाँ, सब कुछ है सिलेबस में, तो कुछ भी नहीं है। मतलब हम ये करना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्लोनिंग पे आए हुए हैं सवाल। बायोटेक में आ जाता है सर। हाँ, सब कुछ आ जाता है, और हमें नहीं पता एक्चुअली आगे क्या आ सकता है। तो मतलब जीन एडिटिंग से रिलेटेड आसपास के जितने टॉपिक्स हैं हम करना चाहेंगे, क्यों? उससे वो हॉट टॉपिक है, सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, जीन एडिटिंग से रिलेटेड कुछ सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हैं स्टेम सेल्स। कुछ आइडिया क्या होते हैं? मैंने अभी बताया डिफरेंशिएटेड सेल्स कुछ होते हैं। क्या होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल? एक स्पेसिफिक फंक्शन को ले चुके हैं, है ना। मतलब कि जैसे मतलब कोई मसल टिश्यू है ना, तो वो क्या एक स्पेसिफिक मसल का फंक्शन ले चुका है। ये सारे सेल्स क्या हैं? डिफरेंशिएटेड सेल की एक फंक्शनलिटी कर चुके हैं, ले चुके हैं। इन सेल के जब न्यूक्लियस में हम जाएंगे, इनके डीएनए में हम देखेंगे, क्या कुछ अलग मिलेगा? हमारा डीएनए मिलेगा, राइट। एग्जैक्टली सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी ले लिया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनके पास है। अब ये और ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। इन्होंने एक बार एक फंक्शनैलिटी ले ली,
उस फंक्शनैलिटी से कुछ अलग नहीं कर सकते अभी आप, ठीक है। वो सेल जो ये काम कर सकते हैं, कोई भी नई फंक्शनैलिटी लेने की अभी पोटेंसी रखते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों? हमारी बॉडी किसी तरीके से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को कुछ कुछ फंक्शन दे देती है, ठीक है। जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा मानो कि सबसे पहले जो सेल्स होते हैं वो सारे स्टेम सेल्स होते हैं, वो अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, अभी उन्होंने कोई फंक्शनैलिटी नहीं ली है। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रायो डेवलप होता है डिफरेंशिएशन होता चला जाता है। एक बार एक फंक्शन मिल गया एक सेल को, अब वो अपना फंक्शन दोबारा नहीं चेंज कर सकता। हम स्टेम सेल रिसर्च पे क्यों जा रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि खुद से एक बार हमने स्टेम सेल रिसर्च ठीक से कर ली, मतलब क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल को हम कोई शेप खुद से दे सकते हैं ना। अभी बॉडी खुद से दे रही है, हमें नहीं पता क्लियरली कि कैसे दे रही है, ठीक है। ये रिसर्च का विषय है और इसी पे ही सवाल काफ़ी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेम सेल लिखो, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स that can turn into any specific cells as the body needs them. ह्यूमन बॉडी में कुछ कुछ जगहों पे पाए जाते हैं, लिखो इन ह्यूमन बॉडी और अडल्ट ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि चाइल्ड में फिर भी ज़्यादा स्टेम सेल्स हमें मिल जाएंगे, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कम मिलते हैं, क्यों? ज़्यादा डिफरेंशिएटेड पहले ही हो चुके हैं। इन अडल्ट ह्यूमन बॉडीज स्टेम सेल्स अकर इन बोन मैरो and certain fat, ठीक है। लेकिन ये हैं अडल्ट स्टेम सेल। जो एम्ब्रायो वाले स्टेम सेल है, जो हमने कहा कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अभी फंक्शन ले लिया होता, उनके पास फिर भी मतलब एक स्टेम सेल दूसरे स्टेम सेल से अलग होता है। अडल्ट वाले स्टेम सेल वो स्टेम सेल हैं, कई सारे फंक्शन ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। जो एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी दोनों में अंतर है। तो एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि कंपेयर टू एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स adult stem cells have limited ability to differentiate. Differentiate क्या मतलब? स्पेसिफिक रोल लेना कोई भी, है ना, ठीक है। सारे स्टेम सेल 3 टाइप के फंक्शंस दिखाते हैं, 3 टाइप की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज लिखिए। टोटीपोटेंसी, TOTI, टोटीपोटेंसी, TOTI, POTENCY, पोटेंसी, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी कि व्हेन सेल्स कैन फॉर्म all the cell types in body, ठीक है। ये जो टोटीपोटेंसी है जनरली एम्ब्रायोनिक सेल्स में ही होती है ना, एम्ब्रायोनिक में। फिर प्लूरीपोटेंसी, प्लूरी PLURI, प्लूरीपोटेंसी, कि सेल्स गिव राइज टू
the cell types that make up the body. ठीक है, अब जितने भी एम्ब्रायोनिक सेल्स होते हैं वो बॉडी का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, तो वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। बट टोटीपोटेंट का मतलब क्या है कि मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बॉडी के पार्ट्स हैं और उनके जो अलग अलग सेल्स के फंक्शंस हैं उसके अलावा भी कुछ फंक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, वो है टोटीपोटेंट, वो कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। हम उसको जिस तरीके से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उस टाइप से ले सकते हैं। ठीक है, प्लूरीपोटेंट कौन सा हो गया? जो बॉडी में अभी अवेलेबल फंक्शंस हैं वो ले सकते हैं। एक होता है मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंसी। cells that can develop into more than one cell type. More than one cell type but are limited, but are limited, इतना ही काफ़ी है। लिमिटेड मतलब वो सारे सेल टाइप्स नहीं ले सकते, कुछ ही सेल टाइप्स ले सकते हैं, तो इसका नाम फिर मल्टीपोटेंसी क्यों है? क्योंकि कई सारे ले सकते हैं फिर भी। मतलब इस तरह सोचो कि हमारे यहाँ हमारे बॉडी में मान लो 15-20 किस्म के सेल टाइप्स हैं, कोई ऐसा सेल है जो कि उनमें से 2-3 तो ले पा रहा है, सारे नहीं ले पा रहा है। ठीक है, 2-3 ले पा रहा है मल्टीपोटेंसी, सारे ले पा रहा है प्लूरीपोटेंसी, और सारे के अलावा भी कुछ ले पा रहा है वो टोटीपोटेंसी। ठीक है, फिर इसके अलावा लिखो एक सोमैटिक सेल्स, SOMATIC, सोमैटिक सेल्स। सिंपली डिफरेंशिएटेड सेल्स को कहते हैं हम, डिफरेंशिएटेड सेल्स। एक बार कोई फंक्शन ले लिया, अब वो कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दीज सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मसल सेल, बोन सेल, न्यूरॉन्स। ये डिफरेंशिएशन से हमारे दो सेल डिवीजन जो होता है ना, एम्ब्रायो एक बार बन गया, उसका सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है ना, वही क्रोमोसोम्स अलग होते रहते हैं, नए नए सेल्स बनते रहते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं, अब हमने देखा था कि न्यूक्लियस में 2 काम चल रहे हैं। एक तो सेल डिवीजन के लिए जेनेटिक मटेरियल की कॉपिंग चल रही है, दूसरा काम चल रहा है अलग अलग किस्म के प्रोटीन बन रहे हैं। ठीक है, जब ये जो प्रोटीन बन रहे हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन कैसे बन रहे हैं, उसी डीएनए के अंदर लिखा हुआ है वो सब क्या प्रोटीन बनाना है। ठीक है, प्रोटीन बने, इससे हुआ क्या कि उनमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट हो गए, उन्होंने कोई फंक्शन ले लिया और वो वहाँ पे फिक्स हो गए। एम्ब्रायो सेल डिवीजन चलता जा रहा है, जैसे जैसे नए नए सेल बन रहे हैं वैसे वैसे उनमें से कुछ सेल डिफरेंशिएट होते जा रहे हैं और कुछ फंक्शन ले ले रहे हैं, और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है पूरा। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे थे आप? मतलब स्पर्म और स्टेम सेल्स होते हैं, ये मैं श्योर नहीं हूँ, ये देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो ठीक है, इसके अलावा चलो जर्म सेल्स लिखो, जर्म सेल्स। cells that create reproductive cells, ब्रैकेट में गैमेट्स, GAMETES। ठीक है, इसके अलावा मैंने जीनोम की डेफिनेशन तो लिखवा दी थी, है ना, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जर्मलाइन, जीनोम, इन सब की डेफिनेशन लिखवा दी थी, है ना। ठीक है,
ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग देखते हैं। जीनोम से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले हम सीक्वेंसिंग देखेंगे। कल वाली क्लास की आखिर में लिखवाया होगा, हाँ। तो जीनोम है क्या? पूरा सबका सारा क्रोमोसोम का डीएनए आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो क्या है? जीनोम। एक सेट का सीक्वेंस का एवरीथिंग, सारे बेस पेयर। कितने बेस पेयर थे टोटल हमारे पास? कितने थे? अरे वो तो ठीक है, 3.2 बिलियन थे ना हमारे पास टोटल। कितने डीएन, हम टोटल डीएनए के बेस पेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ में कहीं बीच में डिस्कशन आनी तो चाहिए थी कहीं ना कहीं। हमारे पास बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 पेयर्स। और उनमें से सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं? XY। ये 23rd क्रोमोसोम होता है, बस ये एक चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी सब एक्सेस होते हैं। नहीं, बाकी सबको हम ये ABCDS तरीके से मतलब बाकी सब एक्स होते हैं, बाकी लास्ट वाला XY होता है। नहीं, अरे यार हमारे मैंने क्या बताया था? क्रोमोसोम्स देखो, सुनो फिर से देखो, डीएनए मतलब बहुत लंबा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इंटेंगल्ड हो जाएगा। इसको इंटेंगल से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, मतलब नेचर क्या करता है, एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, इस तरीके से एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, उसके अराउंड ये पूरा जो है ना 2-3 बार यूँ सर्कल लगाता है, ठीक है, और ऐसे कई सारे हिस्टोन्स के अराउंड सर्कल लगाता है। ये खूब सारे हिस्टोन्स जिसके अराउंड इसने सर्कल लगाया हुआ है, ये एक इंटेंगल्ड मास होता है खूब सारा, जिसमें प्रोटीन रैप्ड होता है, ठीक है। ये जो रैप्ड है, ये पूरा प्रोटीन रॉड टाइप अपने आप में कोलैप्स करके कई सारी रॉड्स बनाता है। इसको भी आप जूम आउट करोगे तो आपको दिखाई देगा क्रोमोसोम इस टाइप का कुछ है समझ, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स अलग अलग शेप के होते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होता है। जो सेक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कौन से होते हैं? 23rd क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा लंबा दिखता है, उसको Y कहते हैं, एक थोड़ा छोटा दिखता है, उसको X कहते हैं, बस। छोटा वाला Y होता है, तो छोटा वाला Y होता है, लंबा वाला X होता है, बस। फिर लड़की तो एक छोटी को लड़की ज़्यादा करती है। पता नहीं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, हमें क्या है, माइक्रोस्कोप पे क्या दिखाई दे रहा है? ये रॉड जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। हाँ, नहीं, उससे दिख जाता है, और ये इतना फिक्स नहीं दिखता, ये एक फ्लूइड की तरह दिखता है। हिस्टोन्स आपस में यूँ इंटेंगल्ड रहते हैं। मूव कर रहे होते हैं। हाँ, मूव कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम दिखता ही नहीं है हमें ज़्यादातर केसेस में, जब डिफरेंशिएटेड नहीं तो भी हमें न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखता ही नहीं। ये जो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर किसी वजह से ले लेते हैं ना, रॉड वाकई में रॉड ऐसी चीज़ जो दिखाई दे रही है। क्रोमोसोम आपको तब तक नहीं दिखाई देंगे जब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो गया है या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीशन के आसपास नहीं है, तब जाकर आपको ये दिखाई देंगे। फिर क्या होगा कि ये जितने भी क्रोमोसोम हैं ये अपने आप को यूँ इस तरीके से कुछ अलाइन कर लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर दोनों तरफ से। जब पूरा कॉपिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका पूरा सेल है। उसके बाद क्या होता है, ये एकदम से ये टीयर अपार्ट होते हैं और 2 सेल अलग हो जाते हैं। ये सिर्फ कब दिखाई देते हैं? जब ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। जैसे ही सेल डिवीजन जस्ट होने वाला होता है, माइटोसिस होने वाला होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देना शुरू होते हैं, वरना वो दिखाई भी नहीं दे रहे होते, ठीक है। और फिर ये तो माइक्रोस्कोप में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा माइक्रोस्कोप है? जो आपके नॉर्मल लेंस वाला माइक्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अलग ही प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, ठीक है। तो वो इनफैक्ट वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है एक किस्म की, कि वहाँ पे आपको करना क्या पड़ता है, आप लेज़र बीम डाल रहे होते हैं हाई पावर्ड। तो जनरली आप जिस चीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, एक बार फोटो देने के बाद वो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है सैंपल,
ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, लेकिन हम एटलीस्ट स्ट्रक्चर देख पाते हैं। हमने स्ट्रक्चर इस तरीके से देख लिया है, ठीक है। ये मतलब इसका मतलब पता है क्या है कि ये वो फ्रंटियर्स हैं साइंस के जो इतने बेसिक हैं कि हमारी स्कूल की साइंस किताबों में आ गए हैं, लेकिन फिर भी इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इनके बारे में हमें सब कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो चलो, हाँ, हम कहाँ थे? जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर, ठीक है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है कि हम अगर सारे बेस पेयर को किसी तरीके से नोट करना शुरू कर दें, ठीक है, कि हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स ATGC टाइप से ऐसे DNA में थे और एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में बार बार अकर कर रहे थे, ठीक है। अगर हमारे पास कोई तरीका है कि हम इन बेस पेयर को नोट करना शुरू कर दें किस किस तरीके से आ रहे हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। हमारे पास इसके लिए 2 मेथड्स होते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग लिखो, एक छोटा सा टॉपिक, डिसाइफरिंग एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डिसाइफरिंग exact order of base pairs of what? न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, ATGC। वो ATGC किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो अगर हम डिटरमाइन कर पाएँ, ठीक है। मेथड्स यूज्ड, सबसे पहला मेथड है सेंगर मेथड, SANGER। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग। क्लोन बाय क्लोन सीक्वेंसिंग नहीं, मतलब किसी तरीके से वो कर क्या रहे हैं कि उसी मॉलिक्यूलर मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और क्लोन कैसे बनता है? जैसे एक DNA का क्लोन बनता है ना, मैसेंजर RNA बनता है, तो मैसेंजर RNA को पढ़ पढ़ के वो क्या कर रहे हैं कि उससे सीक्वेंस डिराइव कर रहे हैं कि इसका क्या सीक्वेंस रहा होगा असलियत में, ठीक है। मतलब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने जो बेस पेयर पढ़ लिए हैं वो वाकई में सही भी पढ़े हों। क्यों? हमारे पास डायरेक्ट टेक्निक है नहीं कि भाई हमने यूँ स्ट्रैंड को उठा कर कील से ठोक दिया 2 जगह और एक एक करके काउंट कर रहे हैं, ये तो है नहीं हमारे पास कोई तरीका। सारे जो तरीके हैं वो एनालिटिकल है ना। क्यों? क्योंकि हम किस लेवल पे जा रहे हैं? हम एटम के लेवल पे जा रहे हैं। एटम के लेवल पे कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? एटम हम किसी तरीके से देख ही नहीं सकते। ये आपको पता है ना कि थियोरेटिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एन एटम, क्योंकि रुक नहीं जाता, मतलब चेंज हो जाता है ना। देखने के लिए हम कोई एनर्जी का यूज़ करेंगे बट दैट एनर्जी वुड चेंज द एटम। हाँ, तो एटॉमिक लेवल पे हम कोई चीज़ एक्चुअली देख ही नहीं सकते, बट इनडायरेक्ट मेथड्स हैं हमारे पास कुछ चीज़ें देखने के, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं वैसे, इस प्रिंसिपल को, कि हम किसी चीज़ को देख ही नहीं सकते। देखने का मतलब पता क्या है? वो उस जगह पे फिक्स होनी चाहिए। यस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाँ, ये उसी से डिराइव्ड है। क्या कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी का मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। अगर हमने उसका पोजीशन देख ली तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, वो कहीं इधर उधर चली जाएगी, ठीक है। और मोमेंटम फिक्स कर दिया तो पोजीशन नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए फिर नेक्स्ट मेथड लिखो, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, NSG, NGS, नेक्स्ट जनरेशन। है फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ठीक है। मतलब ये दोनों ही मेथड के बारे में बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में जानना नहीं है, ठीक है। और मतलब मैं जब देखने जा रहा था ना, इसके ऊपर सीधे रिसर्च पेपर मिल रहे थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं आया है, बट फिर भी कहीं कहीं पे ना
न्यूज़ में कहीं कहीं पे आ जाता है, जैसे कि एक नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब इस हॉस्पिटल में खुल गई, इस उसमें खुल गई, इसलिए बस इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि इट अलाउज मैसिवली पैरेलल एनालिसिस, मैसिवली पैरेलल एनालिसिस। ठीक है, मतलब क्या है कि पिछला था क्लोन बाय क्लोन, एक क्लोन उठाया उसको रीड करा, फिर दूसरा क्लोन उठाया उसको रीड करा, ये पैरेलल एनालिसिस टाइप का कुछ कर पा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर इट कैन रीड फास्टर एट लोअर कॉस्ट। Read faster, it can read faster at a lower cost. पैरेलल देखता है इसीलिए। हाँ, मतलब कोई तरीका होगा जिस वजह से पैरेलल देख पा रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए फिर ऐसा करते हैं, इतना ही करते हैं। कल हम क्लोनिंग देखेंगे, फिर इसके अलावा कुछ दूसरी टेक्निक्स, क्रिस्पर वगैरह, और जीनोम सीक्वेंसिंग के प्रोजेक्ट्स देश के इम्पोर्टेंट। जीनोम सीक्वेंसिंग से सर अचीव क्या करना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ इसका एडवांटेज क्या होंगे, क्योंकि मेंस में सवाल आएगा तो ये आएगा एडवांटेज क्या होंगे, और ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा, और ये साइंस के सवालों की प्रॉब्लम यही होती है, वहीं बैठ के सोचने पड़ जाते हैं। तो बेहतर है आप अभी से दिमाग लगाना शुरू करो, बताओ क्या इंपॉर्टेंस है। हमने अगर जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया तो क्या मिलेगा हमें? कोविड के टाइम पे करी थी, तो कोरोना का डीएनए टेस्ट करके उसकी सीक्वेंसिंग पढ़ के उसका एंटीडोट बना सकते हैं। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे वो पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे अफेक्ट है और किस चीज़ से। तो एक तो जेनेटिक स्टडीज़ तो है ही जीनोम सीक्वेंसिंग से, है ना। हम क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में आधा जीएनए फादर से आया, आधा जीएनए मदर से आया, डीएनए मदर से आया, फिर उनके अंदर आधा डीएनए यहाँ से, आधा डीएनए वहाँ से आया, ठीक है। अब होता क्या है कि इस तरह देखो कि मान लो ये पूरा हमारा डीएनए, ठीक है, ये स्ट्राइप मान लो यहाँ पे जितनी भी मैंने शेडेड स्ट्राइप कर दी हैं, ये एक पेरेंट से आई है, बाकी किसी और पेरेंट से आई है, ठीक है। इस तरीके से हमारा डीएनए है। उससे पहले कहीं और स्ट्राइप आई है, उससे पहले कहीं और स्ट्राइप आई है, लेकिन अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये स्ट्राइप्स क्या है, पैचेस में आती हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए को रेप्लिकेट करने का जो तरीका है वो भी पैचेस वाला तरीका है, ठीक है। किसी वजह से जो रेप्लिकेशन हो, याद है एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था, बैठ के फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के उसकी सीक्वेंसिंग बनाता था, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या थी, अब वहाँ पे ना एक कॉम्प्लिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करी थी, क्या कि हमारा एक एंजाइम था जो उसको हेलिकेस था ना एंजाइम, हेलिकेस का क्या काम था? स्टेप 1 में था हेलिकेस, सबसे पहले इस एंटेंगल्ड मैस को अनवाइंड करना है। हेलिकेस का काम था इसको अनवाइंड करना, ठीक है। अब बात यह है कि एक स्ट्रैंड एक ऑर्डर में, दूसरा स्ट्रैंड किसी और ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली पैलिंड्रोमिक होता है, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं पैलिंड्रोमिक, मतलब कि पैलिंड्रोम नंबर इस तरीके से होते हैं 1 0 1 1 0 1, बीच में से दोनों तरफ से सेम, है ना। तो ये जो डीएनए के भी सीक्वेंस होते हैं, इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये भी पैलिंड्रोमिक होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इधर से रिपीट पढ़ोगे, इधर से रिपीट पढ़ोगे, एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अब हमें 2 कॉपीज़ बनानी है, एक कॉपी एक स्ट्रैंड से निकल कर आ रही है, दूसरी कॉपी दूसरे स्ट्रैंड से निकल कर आ रही है, बट ये रिवर्स ऑर्डर में। आपने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पकड़ा और फ्री न्यूक्लियोटाइड की मदद से उसने नया डीएनए का सीक्वेंस इसमें अटैच करना शुरू कर दिया, नया डीएनए आना शुरू हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा वो तो रिवर्स ऑर्डर में कर रहा है, वो कैसे करेगा ये काम? ये तो उल्टा हो गया, इस पॉलीमरेज एंजाइम को इस साइड में चलना पड़ेगा, इस पॉलीमरेज एंजाइम को इस साइड में चलना पड़ेगा, ये तो इम्पॉसिबल होना चाहिए टास्क, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, थोड़ा सा एक नया एंटेंगल्ड मैस यूँ खाली छोड़ देता है,
तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ से पकड़ता है, इस तरफ को जाता है, इधर से कॉपी करता है, फिर आगे चला जाता है, फिर नेक्स्ट एंटेंगल्ड मैस पकड़ता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है एक साथ दूसरे स्ट्रैंड की कॉपिंग एक साथ नहीं कर रहा, पीस बाय पीस कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो इसलिए हो क्या रहा है, पीस बाय पीस करने का मतलब है कि ये जो डीएनए कॉपी हो रहा है हमारे पास, पूरा पूरा एक एक सीक्वेंस कॉपी हो रहा है। कहीं पे आएगा आपके पास, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर से AT उठा लिया, उधर से GC उठा लिया और बीच बीच में यूँ कार्ड शफल जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, जब हम कार्ड शफल करेंगे ऐसा तो होगा नहीं कि एक यहाँ से आया, फिर उसके नीचे एक यहाँ से आया, फिर एक यहाँ से आया, फिर एक यहाँ से आया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप शफल कर रहे होते हो 4 एक साथ यहाँ से आ गए, 3 एक साथ यहाँ से आ गए, उसके नीचे 4 एक साथ यहाँ से आ गए, ऐसे कर गए। ऐसा ही कुछ डीएनए की शफलिंग चल रही है कि आपको कुछ कुछ सीक्वेंस मिल रहा है। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि आप कई जनरेशन पहले के भी सीक्वेंसेस यहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, कि मान लो 10 जनरेशन पहले एक ये स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर हुआ था इस जनरेशन में, ये सेम स्पेसिफिक सीक्वेंस आपके डीएनए में भी कहीं पे हो सकता है अगर हो रहा हो। हाँ, चल रही है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट पॉइंट ये है कि आपको सीधे सीधे सीक्वेंसेस के स्ट्रैंड्स मिल जा रहे हैं। और सीधे सीधे सीक्वेंसेस का स्ट्रैंड मिलने का मतलब है आप सीधे सीधे लीनिएजेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूएस में ना क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बड़ी तगड़ी चीज़ हुई क्या, कि एक बंदा था खूब सारे क्राइम कर रहा था, एक किस्म का पुलिस ऑफिसर था। ठीक है, मतलब दिन में पुलिस था, रात को क्रिमिनल। ठीक है, उसने खूब मर्डर करे, 40-50 मर्डर कर रखे थे, खूब सारे रेप कर रखे थे। ठीक है, और वो 30 साल तक पकड़ा नहीं गया। क्यों? पुलिस ऑफिसर था, कहीं थंबप्रिंट नहीं छोड़ते, हमेशा ग्लव्स पहन के रखना हर क्राइम के समय, पकड़ा ही नहीं जा रहा था। बट कैसे पकड़ा गया? क्योंकि और एक और चीज़, कहीं पे भी ये नहीं छोड़ रहा था कि अपना डीएनए का सैंपल छोड़ दे किसी भी तरीके से। ये इंश्योर कर रहा था कि अपना डीएनए का सैंपल, बहुत रेयर केस में अपना डीएनए सैंपल छोड़ रहा था। प्लस क्या था कि इस बंदे का हो सकता है डीएनए कहीं होना किसी रिकॉर्ड में, 1960s का बंदा था। ठीक है, तब डीएनए की टेक्नोलॉजी आ ही रही थी, तो इसका डीएनए कहीं किसी के पास नहीं है। ठीक है, बट मान लो कहीं पे डीएनए सैंपल इसका कहीं से फिर भी मिल गया। ठीक है, इसको लग रहा है कि भाई इसका डीएनए सैंपल कहीं नहीं है तो ये सेफ़ है। ठीक है, बट ये सेफ़ नहीं है। कैसे सेफ़ नहीं है? कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसकी 2 जनरेशन पहले हमने कुछ मान लो जनरेशन यहाँ बना देते हैं, इस बंदे ने करा है क्राइम। ठीक है, इसका हमारे पास सैंपल नहीं है डेटाबेस में, बट सिर्फ 2 जनरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 1000 से ज़्यादा लोग इंडिविजुअल आ जाते हैं 2-3 जनरेशन के अंदर ही अंदर। ठीक है, पर यूएसए में क्या था कि उन्होंने डेटाबेस बनाने शुरू करे थे जिसमें 10-12% ऑफ द पॉपुलेशन थी। अब बात यह है कि अगर यहाँ से कोई सैंपल यहाँ तक आया है, कुछ स्ट्रैंड्स यहाँ से यहाँ तक भी आए होंगे। ठीक है, तो इस पूरी पॉपुलेशन में डिस्टेंट कज़न 3-4 जनरेशन पहले का भी कोई अगर है तो आपको सिमिलर सीक्वेंस कहीं से मिल सकते हैं। एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये बंदे का सीक्वेंस ऐसे किसी बंदे से मैच कर रहा है, आप उसके बाद फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट कर दो, आपको पॉसिबल इंडिविजुअल्स मिल गए जिन्होंने क्राइम करा होगा। आप समझ रहे हो कि किसी को भी आपने अगर अपना डीएनए सैंपल कहीं छोड़ा नहीं भी है तो भी आपको ट्रैक करना आसान है। ठीक है, क्राइम सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम रेसेस का लीनिएज देख पाएँ, इसमें एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझ पाएँ। जीन मैपिंग बहुत सारा काम कर सकता है। और क्या काम कर सकता है कि हमें ये पता है कि ये फला जीएनए का थीम चल रहा है और इस टाइप का जब भी हमें जीएनए मतलब डीएनए जो हमें मिल रहा है, इस टाइप के डीएनए में हमें लगातार इस टाइप के डिजीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे चाइनीज़ पॉपुलेशन में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और आपको पता है इसके अलावा एक और पॉपुलेशन है दुनिया में सिर्फ इकलौती जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस ज़्यादा है। इंडियंस नहीं, नेटिव इंडियंस, नेटिव अमेरिका वाले रेड इंडियंस। आप सोच रहे हो कि वो तभी पॉसिबल है जब ये जेनेटिकली सिमिलर हो। तो चाइनीज और नेटिव इंडियंस एक दुनिया के इस साइड, एक दुनिया के इस साइड। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन गई है वो किसी समय पे लैंड ब्रिज रहा होगा, वहाँ से गई है। और कैसे पता लगाया हमने? माइग्रेटरी रूट हम कैसे पता लगाते हैं लोगों के?
रशिया के साथ। हाँ, ये ऐसा है ना कि ये रशिया है कुछ, यहाँ पे अलास्का है, और ये सब किसी ज़माने पे आइस एज रही होगी, ये यहाँ पे एक सेम लैंड मास रहा होगा। हमें कैसे पता लगा कि यहाँ से लोग गए हैं यहाँ से यहाँ तक? और ये भी सर जो बेटर होती है तो वो आइस जम जाती है, ब्रिज बन जाता है। ब्रिज बन जाता है अभी? रशिया और अमेरिका। अच्छा, क्या अभी तरीके है? तो मतलब जो भी है, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लैंड ब्रिज बना होगा 20-30 हज़ार साल पहले, और हमें ये तक पता है कितने साल पहले ये पॉपुलेशन यहाँ से वहाँ गई। ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज देर इज अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ एरर्स एक्यूमुलेटिंग इन द जीन। कितना चेंज आ गया जीन के अंदर, वो एक स्टैंडर्ड रेट से आ रहा है, क्योंकि ये जो जितनी सीक्वेंसिंग, ये जो कॉपिंग चल रही है हमारी बॉडी में, इसमें जो एरर का रेट है, मतलब ये जो मशीन फेल होगी एक सर्टेन रेट से फेल हो रही होगी बार बार, तो एरर का एक्यूमुलेशन का भी एक रेट है। हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी जनरेशन पहले हम आए यहाँ पर, या सर्टेन जीन कैसे आया, मतलब जीन एरर भी पास ऑन होता है। एरर भी पास ऑन होता है, ठीक है, बट एरर इज, मतलब अगर वो इस टाइप का एरर है कि वो हमें एवोल्यूशन में थोड़ा सा हमारे लिए घातक बैठ रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस अंतर इतना है। इसमें अगर हमको 2 जनरेशन पहले का लीनिएज ट्रैक करना है, हाँ। तो सैंपल तो होनी चाहिए ना सेंसर। नहीं छोड़ दिया मैंने। नहीं, इसने कहीं पे मान लो इसका कुछ ट्रेस हमें डीएनए का मिल गया था, लेकिन हाँ, लेकिन इसका खुद का जो डीएनए सीक्वेंस है, अब इसको ट्रैक करने के लिए हमें करना क्या है कि इसका जो सैंपल मिला है उसके डीएनए सीक्वेंस से ट्रैक करना है, बट इसने कहीं किसी डेटाबेस में नहीं छोड़ रखा है। तो उन्होंने सिमिलर डेटाबेस से मैच किया। हाँ, तो मतलब क्या है, ये पुलिस में था, इसने कहा मेरा डेटाबेस तो कहीं है ही नहीं, मैं नहीं पकड़ा जा सकता, हाँ, वही मतलब अगर होगा तो उसको डिलीट कर दिया होगा ऐसे। कंप्लीट किया उन्होंने। लेकिन फिर भी पकड़ लिया गया है जी। ठीक है ना, तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। क्या एक और चीज़, क्या हमें पूरे देश की जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेनी चाहिए, तो मतलब क्राइम वगैरह ट्रैकिंग में काम आएगा? और कोई इशू है इस चीज़ से? ऐसे कोई ना करवाना चाहे तो हाँ, मतलब क्यों ना करवाना चाहिए, क्या इशू है, क्या इशू है बताओ? जीनोम इलीगल बताना चाहिए। बताओ, जीनोम सीक्वेंसिंग का इशू क्या है, क्या हो सकता है, सोचो। कंसेंट, हाँ, कंसेंट तो ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी वाली चीज़ है, वही right। तो इस यहाँ प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है? इफ़ यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, यू हैव नथिंग टू हाइड, ये भी तो आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है। तो सर बट अगर हमारा डीएनए उस जगह पहुंच गया और गलती से, हैं? हमारा डीएनए उस जगह गलती से बाल हो गया, नाखून, हाँ, जो भी है, तो पॉइंट ये है कि इसका डेटाबेस बनना चाहिए कि नहीं, इसका बताओ क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है? सर मैं अगर किसी का डीएनए लेके यहाँ पे ट्रैक में डाल के भाग जाऊँ, आपके पास डीएनए का डेटाबेस है, इसका मतलब ये नहीं है घर पे बैठ के मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन हो गया, हाँ, और मैं क्या बोलता हूँ शिवम का डीएनए लेके अगर उसको हाँ। नाक में लिया अब और फेंक दिया, तो वहाँ के लोग स्कैन करके इसके नहीं, उसके लिए डेटाबेस की ज़रूरत भी नहीं है। एक ही काफ़ी हो, शिवम एक ही काफ़ी है, जो उसके जोड़ नहीं चाहिए। जो डेटाबेस है वहाँ से डीएनए की इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है। हाँ। तो हमारे जो दोस्त हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं, हम्म। उनके साथ कुछ मतलब ये डार्क वेब वाला सोशल मीडिया पे काम कर नहीं, ये हो सकता है, लेकिन इससे असली प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? अगर ये किसी वजह से लीक हो जाता है तो हाँ। क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी भी है, क्लोन बन सकते हैं। नहीं बन सकता ना, नहीं बन सकते सर। कैसे बनाएंगे? हमारे पास मतलब ऐसा है कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट से कोई चीज़ कैसे बनानी है ये हमें नहीं पता, अभी नहीं पता नहीं पता, और मेरे को लग भी नहीं रहा 100 साल तक हम कर पाएंगे ये काम, कैसे कर पाएंगे शायद। कि मतलब हमने फीड कर दिया प्रोग्राम, ये जीन बताओ क्या निकल कर आता है, ये नहीं हो सकता। चलो एक मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि अगर जीनोम मैपिंग हमने कर दी, सबको पता है कि सबका क्या डीएनए, और हमें इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लग गया कि इस टाइप के डीएनए में इस टाइप का डिजीज़ होता है, वो इंश्योरेंस देना बंद कर देंगे, प्रीमियम रेट हाई हो जाएंगे। अब बताओ, ऐसी रियल प्रॉब्लम खोजो क्या हो सकती है, समझ रहे हो? इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। क्या हमने ये कर दिया, डिजीज़ आने से पहले हमें ये पता है इन लोगों में अल्जाइमर हो जाएगा, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल है, तो इन लोगों को पहले वैक्सीन। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है कि हम पहले से ड्रग दे दें, ठीक है, लेकिन इसका गलत यूज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इस सेंस में सोचो, ये नहीं कि कोई क्राइम कर देगा। सर इससे मर्डर भी कर सकते हैं। अगर मुझे पता है ये लैक्टिक गैस की एलर्जी है, तो मैं उसको बेसिकली नहीं मारूंगा। प्रैक्टिकली देखा जाए हम्म। तो
बायो वेपन्स जो है एक पर्टिकुलर एरिया के जो जीन्स हैं उनसे रिलेटेड, जैसे चाइना अपने यहाँ बनाता रहता है बहुत ओह सारे। अच्छा, हाँ हाँ ये भी ये पॉसिबल है कि हमें ये पता है कि इनकी पॉपुलेशन इस चीज़ से वल्नरेबल है, तो हम ये चीज़ यूज़ करा। मैं भी वही कह रहा हूँ ना। एग्जैक्ट शब्दों में तो नहीं बोला, शब्द वही नहीं थे, मेरे कहने का मतलब यही था। भावनाएं वही थी हैं। मेरे कहने का मतलब वही था। तो इस टाइप के ना कॉन्सेप्ट सोचते रहा करो, क्या पता कब काम आ जाए।